तो आज हम इस एपिसोड पे हिस्टोरिक फीट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक 14 साल के बच्चे ने जो गुजरात टाइटंस का हाल करके दिखाया है। ऑफ कोर्स पूरे मैच को आरआर वर्सेस जीटी के मैच को डिटेल में एनालाइज करेंगे, बट लेट मी जस्ट बिगिन बाय सेइंग कि दिस इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल 100s बाय एन इंडियन एवर। इतना करके दिखाया उस बच्चे ने। आई थिंक जो दूसरा मैच है, आई डोंट नो उसमें हिस्टोरिक हम लोग बोले या ना बोले, क्योंकि हिस्टोरिक बॉटल जॉब ऑन द कार्ड्स एंड में आते आते मतलब दिस इज व्हाट वी वांटेड फ्रॉम आईपीएल कि जो नीचे वाली टीम्स है वो ऊपर वाली टीम्स को हराना स्टार्ट करे, एंड दैट इज व्हाई एंड आते आते जो टॉप 4 की रेस है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, एंड केकेआर ने एग्जैक्टली वो चीज़ कर दिया। तो केकेआर वर्सेस डीसी का मैच भी अच्छे से हम लोग बातें करेंगे, और साथ ही साथ जो दो हमारे अगले मैच आने वाले सीएसके पंजाब का जो आज होगा, अनदर बॉटल जॉब परहैप्स ऑन द कार्ड्स, अगर चेन्नई कुछ सरप्राइज करके हमें दिखा दे तो। हाँ, एंड आरआर और एमआई का जो मैच होना है आई थिंक वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि आरआर इतने अच्छे विन के चलते हुए आ रही है, तो क्या पता वो भी एक अपसेट क्रिएट क्या माइटी मुंबई को बीट कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। बट आई थिंक इन 4 टॉपिक्स के साथ a lot of excitement to discuss, and जैसे कि हम हमेशा बोलते ही रहते हैं, इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आजकल हर दूसरे दिन हम लोग लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स भी हो रही हैं, तो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बैंटर बातें सब कुछ करते हैं, उसको हम लोग कॉमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए, और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस एनालिसिस को। So let's talk about the historic game RR versus GT. पिच जो थी वो काइंड ऑफ सिमिलर थी RR LSG वाले गेम से, और ड्यू का भी पोटेंशियल था, तो RR ने सोचा कि हम टॉस जीत के चेस करने का डिसीजन लेते हैं। सैमसन स्टिल नॉट प्लेइंग, रियान पराग कंटिन्यूज टू लीड द टीम। चेंजेस की अगर हम लोग बातें करें तो युद्धवीर सिंह जो थे वो आए थे यहाँ पे देश पांडे की जगह पर। नॉट श्योर इफ आई एग्री विद दिस सिलेक्शन और नॉट, बिकॉज मुझे था आकाश मधवाल जैसा बंदा भी बैठा हुआ, उसको भी ट्राई करना चाहिए था, एंड युद्धवीर का अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा गेम नहीं जाता है। साथ ही साथ थीक्षाना फरूकी की जगह पे आ जाते हैं, ये एक्सपेक्टेड था, बट आई थिंक ओवरऑल टेम्पलेट की बात करें तो आरआर फिर से वो 5 ही बॉलर्स के साथ जा रही है, एंड वो बैटिंग में चाहते हैं कि आर्चर जो है नंबर 9 पे आए, तो समथिंग विच हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर दीज गाइज इन द पास्ट फ्यू गेम्स, स्टिल दे आर स्टिकिंग टू दैट टेम्पलेट। अब इसकी तारीफ करी जाए या फिर इसको क्रिटिसाइज करा जाए कि आप उसी टेम्पलेट पे टिके हुए हो। इस मैच में भी देखे तो मतलब इट वाज नॉट अबाउट कि आप अपने टेम्पलेट की वजह से जीते हो, अल्टीमेटली इट वाज ड्यू टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस। तो मतलब आई स्टिल थिंक कि आरआर अपने टेम्पलेट को बहुत इंप्रूव कर सकती है, बट ठीक है भाई, रियान पराग को जो ठीक लगा। इस मैच में भी रियान पराग ने एक ओवर डाला था, उसमें पटाई हुई थी, तो वही वो छठे बॉलर की कमी महसूस होती है इनको। करीम जन्नत जो है वो रथरफोर्ड की जगह पे आया था, ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि नीडलेस चेंज कहूँगा मैं, क्योंकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। रथरफोर्ड इज अ मच बिगर पावर हिटर, एंड हाँ बॉलिंग नहीं कराई है, बट क्या आपको अभी एक और बॉलर की जरूरत थी एनीवे? आई थिंक मे बी इट वाज कि यार हमें रेस्ट देना शायद रदरफोर्ड को, क्योंकि यार वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आता है, वैसे भी क्या रेस्ट चाहिए उसको। प्लस मतलब मेरा पॉइंट बस इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ऑफ रेट देखा कि रदरफोर्ड ने धीरे धीरे फॉर्म रीगेन करा है, एंड धीरे धीरे वो जीटी के लिए परफॉर्म कर रहे थे, तो बहुत अजीब होगा कि एकदम से सडनली उनको ड्रॉप कर दिया उन्होंने इस मैच में। मे बी दे टुक इट लाइटली कि भाई आ रहा है तो हमें शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ कि 1-2 अगर टेस्ट करना है बेंच तो इस मैच में कर लो, बट मुझे लगता है जीटी एक्चुअली उस पोजीशन पे है नहीं, क्योंकि इन्होंने सबसे कम मैचेस खेले हैं। एग्जैक्टली। और अगर ये 1-2 मैचेस बाय चांस हार जाएंगे, ये मैच हारने वाला था नहीं जीटी के लिए, ऐसी 1-2 मैचेस बॉटल हो गए तो इनके बचे मैचेस आसान है नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हल्के में ले गए लोग आरआर को, एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट इनिंग्स ऑल्सो, उसमें दिखेगा कुछ चीज़ नहीं है, बट ये नीडलेस चेंज था। ये डीसी के लिए भी हमने क्या, मैं गुजरात के लिए भी कहूँगा कि जब आप जीत रहे हो, आप जीती हुई चीज़ पे जबरदस्ती में डाम पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये मैं अग्री नहीं करता इस चीज़ से। खैर फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं, 53 इन द पावर प्ले, एक भी विकेट नहीं जाता वंस अगेन। जो बैटिंग करके दिखाई है साई सुदर्शन शुभमन गिल का, 2 बड़े ही कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स जो मैं बोलूँगा, टिपिकल ट्रेट जो इनके मुझे देखने में आए, पैटर्न जो रहा है। केकेआर वाले मैच में भी हमने कहा था, एक तो जिस तरीके से ये लोग स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, दी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू कि हमें कब रन भागने कब नहीं भागना, ये चीज़ अगर कोहली और पटीदार में होती तो पटीदार रन आउट नहीं होते। सो इट्स एबनॉर्मल, मतलब बहुत ही अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एंड इस लेवल पे ट्रस्ट करते हैं कि कॉल करते ही बॉल वॉचिंग में नहीं फंसना, मुझे दूसरे एंड तक पहुंचना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकेंडली क्रिकेटिंग शॉट्स अलोंग द ग्राउंड, उससे जो रन मारे वो आप चाहे कोई भी शॉट उठा के देख लो, ऑलमोस्ट आपको 99% ऑफ द बाउंड्रीज जो है पावर प्ले की इनकी पूरे सीजन की
मोस्टली वो इन्हीं शॉट्स पे दिखेगी। मतलब मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी इस पूरे पावर प्ले से वो यही थी कि ऑब्वियसली दे आर स्कोरिंग रन्स एट अ वेरी नाइस रेट, एंड शुभमन गिल का हमने देखा है कि अल्टीमेटली इन दो पेयर में भी जो हमने डुओ की बात कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डुओ है इन दिस IPL ओपनिंग पेयर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें शुभमन गिल इज दैट गाय जो कि स्टार्टिंग से थोड़ा ओनस ले रहा है कि अच्छा मुझे थोड़ा तेज खेलना है, साई सुदर्शन थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट शुभमन गिल, क्योंकि वो कप्तान है, उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, एंड एट द सेम टाइम वो जो ग्राउंडेड शॉट्स आते हैं इनके चौके कि गैप्स में इनने चौके निकाल दिए, आई थिंक दैट्स वेरी आई प्लीजिंग टू सी। एंड मैं RR के लिए बोलूँगा कि इस मैच में सेकेंड ओवर में साई सुदर्शन का कैच ड्रॉप करा था, वो भी मतलब एकदम लड्डू कैच आ रहा था हेटमायर का। भाई हेटमायर रिटेंशन है, उनसे बैटिंग वैसे भी नहीं हो रही, मतलब टू द पॉइंट कि इस मैच में जब वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए थे या फिर धीरे धीरे रियान पराग आ रहे थे, नीतीश राणा आउट हो गए थे, तब मुझे लगा था कैसे भी करके जुरेल और हेटमायर से पहले मैच खत्म करो क्योंकि जैसे ही वो आ गए मैच फंस जाएगा। तो भाई इतना आप साई सुदर्शन का जो कि ऑरेंज कैप होल्डर है उनका कैच आप ड्रॉप करो, व्हाट आर यू डूइंग भाई? बहुत दैट्स क्रिमिनल एब्सोल्युटली। एंड यहाँ पे रुद्वीर और थिक्शाना ही बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में, बट दे नेवर लुक्ड थ्रेटनिंग इनफ टू टेक अ विकेट। संदीप शर्मा ऑन द अदर हैंड काफ़ी टाइट ओवर डिलीवर करके देते हैं, वहाँ पे मैं जरूर कहूँगा, बट बोथ दी ओपनर्स एंड दोनों का कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी इक्वल था, 20-25 रन के आसपास दोनों के थे। अगले फेज में 39 रन और आते हैं, वंस अगेन विकेट नहीं गिरता यहाँ पे, 92 फॉर नो लॉस थे 10 ओवर के बाद, एंड 39 रन हेयर मीन्स ऑलमोस्ट 10 रन एवरी ओवर। तो ये लोग अपनी रन रेट को और बढ़ा ही रहे थे, ऑलमोस्ट 9 रन पर ओवर से इन लोगों ने पावर प्ले में स्कोर करा, अब एक लेवल बढ़ के ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के उससे स्ट्राइक रेट से मारे। ये जो 39 रन मारे इसमें से 14 रन तो एक ही ओवर में आ गए थे, एंड दैट वाज व्हेन रियान पराग केम टू पावर प्ले के जस्ट बाद ओवर डाला। और वो क्या सोचने, मतलब साइकी क्या थी उस डिसीजन के पीछे की, आई डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। मुझे लगता है कि पर्सनली कुमार कार्तिकेय को ही अगर आप टीम में रख लो, अगर आपको एक स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए बीच में, तो दैट वुड बी अ मच वाइजर डिसीजन ऑल्सो, बिकॉज वो चाइनामैन भी डालते हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोनों बॉलिंग करते हैं, और लेग स्पिन ऑफ दोनों करते हैं, तो लेफ्टी राइटी के मैचअप के लिए भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इतना एक बड़ा हैक है बॉलिंग में, तो उसको ग्रूम करके और चांसेस दो ना। आप वैभव सूर्यवंशी को ग्रूम कर रहे हो, एक और बंदे को ग्रूम कर सकते हो, उनके पास एक्सपीरियंस भी रहा है, मुंबई से खेल रहे हैं वो। तो आई थिंक वहाँ पे ये लोग बार बार वो ट्रिक मिस कर रहे हैं। एंड अगर इतना ही था तो आकाश मधवाल को भी रखते, वो भी बॉलिंग कर सकते थे पावर प्ले के बाद, बट रियांक पराग वाज क्लियरली नॉट द आंसर, उसको तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करा। आई थिंक यहाँ पर रन्स और बन सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली भाई जब 10 ओवर खत्म होते हैं तो इनके 92 होते हैं। आइडियली यू वुड वांट कि अच्छा हम लोग 100 के थोड़ा सा ऊपर हो ताकि वो 10 रन पर ओवर का मेंटेन रहे। आई थिंक साई सुदर्शन थोड़ा सा स्लो हो गए थे यहाँ पे। आई थिंक हसरंगा ने बॉलिंग बहुत अच्छी करी। अगर आप देखोगे तो हसरंगा ने एक तो बहुत क्लेवर चीज़ क्या करी, क्योंकि पता है ऐसी पिचेस पर थोड़ा परचेज अवेलेबल होता है स्पिनर्स के लिए, बॉल तेज नहीं फेंकी है, सारी मिड 80 किलोमीटर पर आगे स्पीड से उन्होंने बॉलिंग करी, 2 ओवर डाले थे यहाँ पे, बड़ी कंसिस्टेंट ओवर्स थे वो। तो वहाँ पे जब आप पेस ऑफर नहीं कर रहे हो ना, तो बॉल को ग्रिप करने का मौका मिलता है ऑफ द बॉल, ऑफ द सरफेस, एंड वहाँ पे फिर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नेचुरली साई सुदर्शन के ऊपर प्रेशर होगा कि विद द टर्न वो मैचअप पे मारे उनको। अच्छा, और वहाँ पे अगर आप ओवर द विकेट अक्रॉस द बॉडी बॉल फेंके जा रहे हो, तो फिर आप उनको फोर्स कर रहे हो कि बैकफुट पे कट मारे, और ना बॉल जिसे पेस ऑफर हो नहीं रही है, तो बैकफुट से आप कट पे कितना ही पावर जनरेट कर दोगे स्पिनर के ऊपर, छक्का जाना तो छक्का या चौका जाना मोर और लेस आप कट आउट कर देते हो प्लान में से। तो आई थिंक वहाँ पे क्लेवर बॉलिंग थी काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट फेज में हावर लोगों ने मेकअप करा, और क्या मेकअप करा है, मतलब 15 ओवर के बाद 149 फॉर 1 थे, 57 रन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे साई सुदर्शन जल्दी आउट हो जाते हैं, बट शुभमन गिल वंस अगेन कैरिंग थ्रू, और जॉस बटलर ने आके जो इनिंग्स खेली है वंस अगेन, वो भी क्या मतलब मजा ही आ गया। आई थिंक बटलर ने भी स्टार्टिंग एक वो टाइम था जब उन्हें 10-11 बॉलें ली थी सेटल होने के लिए, बट वंस ही गॉट गोइंग उसके बाद तो मतलब देयर वाज लिटरली नो स्टॉपिंग हिम। वो और साथ के साथ अगर शुभमन गिल भी, मतलब हमने देखा वो केकेआर वाले मैच के बाद से ही हैज बीन फिनोमिनल टच, कुछ ज्यादा ही अच्छी इनिंग्स वो पेस कर रहे हैं अपने आप को, एंड कहीं भी ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं ज्यादा रन मारने में एट अ हाई स्ट्राइक रेट। एक्चुअली इसमें ना पहले के 2-3 ओवर में इट वाज डिसेंट, जब थिक्शाना उसको आउट करते सुदर्शन को, ओवर पिच डिलीवरी थी, 1 सेकंड बॉल के नीचे नहीं आ पाया स्लॉक करने के लिए, एंड बॉल को एलिवेशन नहीं मिला, इसलिए कैच आउट हो जाते बाउंड्री पर। युद्धवीर का ओवर और जो हसरंगा का ओवर था, जो आखिरी 2 ओवर थे इस फेज के, उसमें पूरा प्रेशर रिलीज हुआ है, एंड हसरंगा को तो जो डिसमेंटल करा है उस ओवर में भाई, उससे पहले के उसके 3 ओवर और जो जिस ओवर में उसने पिटाई खाई है बटलर से, जमीन आसमान का फर्क था यार। मतलब बैकफुट पे का बॉल देखो, हसरंगा का मैंने एक्सप्लेन करा कैसे वो स्लो डिलीवरीज, फ्लाइटिंग इट अप, गुड लेंथ पे बॉल डाल रहे हैं, मेकिंग श्योर कि बैटर जो है बाहर निकल कर खेले। बटलर ने स्टेप आउट करके एक छक्का क्या मारा, उसके बाद एक छक्का मारा था, एक चौका मारा था,
उसके बाद से हसरंगा का पूरा वो प्लान चेंज हुआ है। उसके बाद से जो T20 में स्पिनर का डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना कि दिमाग दोबारा डिफॉल्ट पे चला गया, अब मैं तेज से बॉल फेंकूंगा टांग पर, उस पे जो है वो पीछे बैठ के उसने छक्के मारे, एबनॉर्मल स्ट्रेंथ जनरेट करके दिखाते हैं बटलर बैट्समैन। एंड आई थिंक आरआर स्पेसिफिकली, क्योंकि बटलर लास्ट सीजन आरआर में ही थे एंड देन दे लेट हिम गो, उसके बाद से तो क्लियरली ये चीज़ चुभ रही होगी। ये बहुत छोटा सा प्लगइन मैं यहाँ पर डालूंगा एंड ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने लाइव स्ट्रीम में भी लोगों को बताई थी। अगेन आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है, बट IPL ऑक्शन से पहले ये न्यूज़ निकल के आई थी कि जॉस बटलर अपेरेंटली चाह रहे मैं आरआर से निकल जाऊँ, ताकि मुझे पता है कि विकेट कीपर्स को काफ़ी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि नेचुरली डिमांड सप्लाई का खेल है, तो मैं चाहता हूँ मेरे को प्रॉपर अपनी प्राइस पे मिले, एंड सो राजस्थान रॉयल्स लेट हिम गो, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं। बट हाल ही में भी कुछ दिन पहले रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें ऐसी बातें हुई हैं कि अपेरेंटली संजू सैमसन आफ्टर हैविंग अ ग्रेट यू वुड से रन विद इंडियन टीम एट द ओपनिंग स्पॉट, उनको लगा कि मुझे आरआर के साथ भी ओपनिंग करनी है, एंड दैट इज़ वाई इस कम्युनिकेशन के चलते हुए आरआर डिसाइडेड कि हमें बटलर को जाने देना चाहिए। मैं अगेन वही बोलूँगा, ये जस्ट एक प्लग इन था, क्योंकि मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही थी। नहीं, इसमें एक और वो नया मीम बनाया ना कि जब वैभव सूर्यवंशी ने 100 मारी थी तो तब सैमसन खुश नहीं लग रहे थे देखने में। हाँ, ये देखा था। ऑल्दो आई थिंक ऐसा फालतू की बातें हैं, हो गया भाई, आई थिंक। अरे वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्क्रीनशॉट ने लगा रखा है, एक्चुअली में उसने तारीफ भी करी बहुत ज़्यादा, बट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। खैर आखिरी 5 ओवर में 60 रन और आते हैं, तो अगर आप नोटिस करोगे तो थ्रू आउट द गेम जीटी की रन रेट जो है, स्कोरिंग रेट, वो और बढ़ी ही है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जीटी जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को कैलकुलेट करती है और पेस करती है ना, बहुत ज़्यादा, जो हम हमेशा कहते हैं ना 2 एडजेक्टिव, सेल्फ अवेयरनेस एंड स्मार्ट, जितना टैक्टिक्स हैं इनके, वो दिखता है इनके हर एक फेज में, दिखता है किस तरीके से ये एकदम छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग करके चलते हैं। प्लस इस मैच में भी आप देखिए कैसे टॉप 3 जो प्लेयर्स हम कहते हैं कि हमेशा एक खिलाड़ी होता है जो कि 17 ओवर तक रहता है, इस बार बटलर पूरे नॉट आउट रहे, 50 भी मार दी उनने। बिल्कुल। अब यहाँ पे एक्चुअली में संदीप शर्मा के ओवर्स बड़े अच्छे थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था कि इन लोगों ने यॉर्कर्स नहीं ट्राई करी बिल्कुल भी। ये इनफैक्ट उस टाइम पे आई थिंक मैथ्यू हेडन कमेंट्री पे थे, कौन थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने भी चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि वाई आर द ग्राम स्वॉन कहते कि यॉर्कर्स ट्राई नहीं कर रहे बिल्कुल भी, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे का। तो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, क्योंकि जेन्युइनली वाई वुड यू नॉट वांट टू ट्राई यॉर्कर्स। परहैप्स संदीप शर्मा का ऑफ लेट यॉर्कर्स डालने के चक्कर में वो कई सारी लो फुल टॉसें भी गई हैं, उससे बहुत रन आए। मे बी ही चोज द सेफर राउट कि आई विल ट्राई टू ओवर पिच इट एज मच एज पॉसिबल, बट मैं दिमाग में बैठाऊंगा नहीं पहले से कि यॉर्कर ही फेंकनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी वो मार्जिन ऑफ एरर उसमें नहीं रहा तो वो छक्का ही जाएगा। मे बी दैट कुड बी द रीजन, बट यहाँ पे थिक्शाना एक तो जो आउट करते हैं शुभमन गिल को फुल टॉस पे, फिर से डिजर्व्ड 100, कैसे फुल टॉस पे शुभमन गिल के अगेंस्ट भी फुल टॉस खेलने का था, ये फुल टॉस पे क्यों आउट हो जाता है ये समझ में नहीं आता भाई। 84 रन्स ऑफ 50 बॉल्स, ग्रेट इनिंग्स, एंड ये जो 210 का अल्टीमेटली टारगेट दिया गुजरात टाइटंस से, इसमें बहुत बड़ा हाथ शुभमन गिल का भाई। वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 पे भेजा गया था ओवर तेवतिया एंड शाहरुख खान, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये एक बार पहले भी हो चुका है ना, बट आई डोंट लाइक दिस एग्जैक्टली। आई थिंक जिस मैच में उनने वो 50 समथिंग मारे थे या 40 समथिंग मारे थे, जो एक लौता एक मैच है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर चले हैं बैट से, उसमें भी वो नंबर 4 पे आए थे बैटिंग करने, तो मतलब भाई होगा कुछ इनका, बट उसमें ही केम इन मच अर्लियर। हाँ, इनिंग्स में काफ़ी पहले आ गए थे। यहाँ पे मतलब मुझे तो नहीं लगता कि एज अ पावर हिटर उनको इतना नीचे भेजना चाहिए। हाँ भाई, अगर आपके पास नीचे प्लेयर्स हैं वैसे टाइप के जो कि ज़्यादा निकाल सकते हो, उन लास्ट के कुछ ओवर से ज़्यादा निचोड़ सकते हो, तो आप उनको भेज सकते हो। संदीप शर्मा के स्लो बॉल अल्टीमेटली आउट भी हो गए थे, बट तेवतिया एंड मेनली बटलर, भाई बटलर ने भी रिवर्स स्कूप मार के आर्चर को तो जो टॉर्चर करा है भाई, देयर इज नो आंसर टू इट। एंड कमिंग नाउ टू द सेकंड इनिंग्स, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि 87 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले से ही ये रिदम बैठ चुकी थी कि गेम जो है अगर अभी आपने विकेट नहीं लिया तो खत्म है। इट जेन्युइनली सीम्ड लाइक ये जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की आपस में बात हो रखी है भाई। हाँ, कि नीचे तो चलने से रहे लोग, हाँ, तो हमें ही संभालना पड़ेगा अल्टीमेटली। एंड हम लोग मतलब वी हैव सीन कि पिछले 1-2 मैचेस से आरआर का जो पावर प्ले स्टार्ट है वो अच्छा रहा है एक्चुअली में। नहीं तो एक स्टैट था ऐसा कि 10 में से मतलब डोंट कोट मी ऑन दिस, मैं ये क्रॉस चेक करने का मुझे टाइम नहीं मिला, बट 10 में से 9 बार उनने 50 का स्कोर क्रॉस करा है पावर प्ले में। अच्छा, ओके, मतलब ये वही बात है ना कि मैं ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है इनने अच्छा करा है पिछले कुछ मैचेस से। बात वही है कि अल्टीमेटली जो बाकी सारे बैट्समैन है वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस स्टार्ट पे, बट यहाँ पे तो मतलब जिस तरीके की हमें हिटिंग देखने को मिली है फ्रॉम बोथ, मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि आप वैभव सूर्यवंशी पे काहे इतना प्रेशर डालोगे, 14 साल के खिलाड़ी हैं वो। इस मैच के बाद तो आई थिंक एवरी सिंगल टीम वुड बी टेकिंग हिम सीरियसली।
भाई मैं 2 बॉलर्स की बात करना चाहता हूँ, एक तो ईशांत शर्मा और एक वॉशिंगटन सुंदर। यार ईशांत शर्मा की तो ऐसी पिटाई करी है वैभव सूर्यवंशी ने। वो बंदा इतना बड़ा खिलाड़ी, सीजन ऑलमोस्ट 40 के होने वाले हैं वो। यार वो ऑस्टम के बाहर वाइड फेंकने पर आ गए थे कि कहीं मुझे आंख में दे दूंगा तो छक्का ना मार दे बच्चा। एब नॉर्मल हिटिंग है। वॉशिंगटन सुंदर को भी, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्जर्वेशन है, शुभमन गिल वहाँ पे फील्ड पे नहीं थे, उनको बैक स्पैज़म थे तो वो फील्ड पे आ नहीं पाए थे। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है राशिद खान वाज कॉट ऑफ गार्ड एज अ कैप्टन। वहाँ पे आप नोटिस करना सारे ओवर्स में हर पेसर का, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सबकी बॉलिंग पे सेम फील्ड सेटअप था 6-3 का, जो कि हमने कहा है कि जीटी यूज करते हुए आ रही है इस साल प्राइमरीली फॉर मोहम्मद सिराज। इनने हर बॉलर के लिए 6-3 का फील्ड सेटअप कर रखा था। 1 सेकेंड, 6-3 का मतलब 6 फील्डर्स ऑफ साइड पे और सिर्फ 3 फील्डर लेग स्टंप पे होते हैं। अब वो 3 फील्डर कौन थे? मिड विकेट था सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑन रखा हुआ था और एक डीप स्क्वायर लेग रखा हुआ था, पीछे कोई बंदा नहीं था। ऐसे में आप छोटी बॉल डाल नहीं सकते, ज़्यादा ऊपर फेंक दोगे तो मिड विकेट के ऊपर से स्लॉक कर देगा, पीछे कोई फील्डर है नहीं। अगर आपके पास लेग साइड पे पूरे सर्कल के अंदर सिर्फ एक फील्डर है तो सिंगल भी बड़े आराम से खुले पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना आपको। तो ऐसी बॉलिंग सेटअप में ना बहुत डिसिप्लिन्ड आपको आउटसाइड ऑस्टम बॉलिंग करनी पड़ती है। ज़्यादा छोटी भी नहीं फेंक सकते बिकॉज डीप पे 1 सेकेंड डीप पॉइंट है नहीं वहाँ पर, वो डीप थर्ड मैन लगाते हैं यूजुअली। तो अगर आपने ज़्यादा दूर फेंका तो स्लैश मार देगा ऊपर से, मुंह के नीचे ये तो कवर से ऊपर से मार दोगे, बस टपानी है बॉल आपको। बहुत ज़्यादा टफ फील्ड सेटअप है T20 से मास्टर करने के लिए। आपको पता है ईशांत शर्मा की पिटाई हो रही है फिर भी कोई चेंज नहीं कर रहा था। आपको पता है सिराज की भी इवेंचुअली बाद में पिटाई होनी शुरू हो गई, कोई चेंज नहीं कर रहा। मेरे को सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा ने एक्चुअली में डिसेंट बॉलिंग करी थी और उसने क्योंकि अपना फील्ड सेटअप बाद में आता था चेंज कर दिया था। आई थिंक व्हाट दिस आल्सो प्रूव्स इज, एंड एक तरीके से ये सिल्वर लाइनिंग जितने भी जीटी फैंस हैं वो ढूंढ सकते हैं, एंड जितने भी गिल फैंस हैं वो ये चीज़ ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अभी तक सारी बातें हो रही थी कि गिल तो कहने को कप्तान है, एक्चुअली में आशीष नेहरा पीछे से चला रहे हैं। आशीष नेहरा आज भी पीछे से चला सकते थे, बट राशिद खान थे कप्तान, एंड वो उनके अंडर हमने देखा कि इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन देखने को पड़ा, एंड दिस वाज अ ह्यूमिलिएशन। अल्टीमेटली अगर 16 ओवर के अंदर ही आपने मैच खत्म कर दिया, दैट्स अ ह्यूमिलिएशन। तो वो चीज़ हमें देखने को मिली। क्लियर लैक ऑफ प्लान्स थोड़े दिख रहे थे, राशिद खान के माइंडसेट में दिख रहा था ये चीज़। तो मतलब गिल का है भाई, मतलब कैप्टनसी आपको देखनी पड़ेगी उनकी। और अ फ्यू वर्ड्स ऑन वैभव सूर्यवंशी यार, वॉशिंगटन सुंदर की जो पिटाई करी ना उससे भी वो देयर सो मच टू लर्न। वॉशिंगटन सुंदर ने बेसिकली एक लॉन्ग ऑन रखा हुआ था और एक डीप मिड विकेट रखा हुआ था। तो अब वैभव सूर्यवंशी, और वो ही इज़ नॉट ऑफरिंग मच पेस ऑन द बॉल, तो वैभव सूर्यवंशी को अगर एक शॉर्ट तरीका चाहिए बाउंड्री स्कोर करने का, ही हैज़ टू मेक श्योर कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट पे मारे या बिहाइंड द विकेट रन्स मारे। जिस तरीके से उसने ऑस्टम की बॉलें, आउटसाइड ऑस्टम की बॉलें भी एडजस्ट कर के अपनी बॉडी को घुटने पे बैठ के स्क्वायर लेग के पीछे मारे चौक के, एक छक्का भी मारा था। मतलब ये फ्लूक नहीं है, वो लप्पेबाजी नहीं हो रही है। आप एक ऑफ स्पिनर की, राइट आर्म ऑफ स्पिनर की बॉल जो कि आपसे दूर जाने वाली है, उस पर आप अपनी पूरी बॉडी को बैठ के एडजस्ट कर रहे हो कि मैं सामने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे ना मारूं, मुझे गारंटीड चौका मिल रहा है पीछे, तो मैं एडजस्ट करके वहां मारने जाऊंगा खिंची हुई बॉल को भी। स्किल और एग्जीक्यूशन, ये लप्पेबाजी में नहीं होता। ये दिस शोज फर्स्टली कि किस लेवल की बैटिंग उसने करी है। सेकेंडली भाई जो बैट स्विंग है उसका एट दैट एज इट इज एबनॉर्मल। मतलब कितना भी, मैं आई तो जनरली बिलीव, आई हाईली डाउट कि जो एज का है चक्कर वो सही है कि नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ अगर 2-3 साल बड़ा भी होगा ना बच्चा भाई, फिर भी दिस इज एबनॉर्मल। मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई, डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम व्हाट ही हैज डन। जस्ट बिकॉज ही मे नॉट बी 14 years old, लेट्स नॉट टेक अवे एनीथिंग कि जो बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है कोई 17 साल का बच्चा भी करोगा तो भी लोग पागल भाई। मतलब मेरे दिमाग में तो बस ये था कि चलो 14 नहीं तो 16 ईयर ओल्ड भाई, 20 ओवर तक, क्योंकि वो ओपनर है, 20 ओवर तक ये जितने भी वो अल्टीमेटली खेले हैं, लास्ट के 5 ओवर में आउट हुए थे ना, वो 10 to 15 में आउट हो गए थे। पॉइंट मेरा ये है कि अल्टीमेटली कि इतने टाइम तक और इतनी पावर जनरेट करके रखना लगातार इतने ओवर्स हैं, एंड यू आर फेसिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो मतलब सीजन्ड बॉलर्स हैं। विराट कोहली अच्छे खासे खिलाड़ी जो है वो इनके सामने रन्स नहीं मार पाते, उनके अगेंस्ट आप इतना ज़्यादा पावर हिटिंग कर रहे हो। इतनी पावर कहाँ से आ सकती है भाई साहब एक 16 साल के आदमी के अंदर? इट इज नॉट, दैट इज आल्सो अबनॉर्मल। ये कई जो लोग एक्चुअली में किसी लेवल पर क्रिकेट खेलोगे ना, फोन के कैमरा, उस बात से एग्री करेंगे। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टाइमिंग एंड बैट फ्लो। बैट फ्लो इन इट सेल्फ, आपके हाथों में कितनी पावर, आप कितनी जल्दी, अगर मैं आपके हाथ में एक 10 किलो का डंबल पकड़ा दूं तो क्या आप उसको उतनी तेजी से घुमा पाओगे जितनी तेजी से आप एक बैट को घुमा पाते हो?
तो हाथों में दम तो होना ही चाहिए। हाथों में दम होना चाहिए, प्लस आप ऐसा भी देखते हो ना कि मतलब हमने ये चीज़ बात करी है, जैसे युवराज सिंह का जो है एक बार ऐसा निकल के आया था कि वो 12 साल की उम्र में एक प्रॉपर स्टेडियम में छक्के मार रहे थे। एंड मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज़ पहले नहीं देखी, इसका मतलब ये हमने पहले भी देखा हुआ है। मतलब पॉइंट इज कि यार अगेन ऐसे टाइप का टैलेंट एंड ऐसे टाइप की इनिंग्स ये मतलब सालों में एक बार देखने को भी मिलती प्लस है। मैं वही पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, मैं वही कह रहा था कि अगर आप खेलो इस लेवल पे तो कोचेस से बताते हैं आपको, ये जो पूरा बना के रखते हैं ना कि टाइमिंग से सब हो जाता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइमिंग। आपको अगर छक्के मारना है आपको दम से मारना पड़ता है, ये कहीं नहीं होता। जब बॉल उस स्पेस पर आ रही है और बैट अब आज के टाइम पे इतने मोटे हैं और पिच इतनी अच्छी है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स को भी कि वो ट्रू रहेंगे नेचर में, तो कई बार टाइमिंग पे छक्के लग जाते हैं। बट जब आपको पता है कि सामने सारे फील्डर्स पीछे बैठे हुए हैं तो आपको ब्रूट फोर्स की वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि मुझे फील्डर से फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी क्लियर कर दूंगा। पावर के बिना आप कितना भी टाइम, अगर सिर्फ टाइमिंग की बात है तो ढीले हाथ से मार के दिखा दो एक छक्का, किसी से भी नहीं लगेगा। प्लस आई थिंक ये जो मेंटालिटी शिफ्ट हमें देखने को मिला आजकल के यंगस्टर्स में, एंड स्पेसिफिकली मैं इस सीजन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने बोल रखा है जेन गोल्ड वर्सेस जेन बोल्ट, तो यहाँ पे नेचुरली बहुत सारे न्यू कमर्स की बातें हो रही हैं। भाई वो बंदा 94 पे था और उसने सोचा कि मैं छक्के के साथ ये 100 कंप्लीट करूंगा। राशिद खान को उससे पहले 6 से 10 ओवर के बीच में 57 रन आए, और उसमें वो मेन बात थी वो करीम जन्नत के ओवर की। 30 रन उन 6 बॉल पे 30 रन मारे उसने, और फिर 7वीं बॉल पे एक और छक्का मारा। 7 बॉल पे 36 रन मारे उसने, तो जाके उसकी 35 बॉल में 100 कंप्लीट हुई है, वरना वो 28 बॉल पे 64 रन पे खेल रहा था। दिस इज मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि 94 के बाद छक्का मारने की हिम्मत, तुम 64 के बाद 36 रन मारने की हिम्मत देखो 7 बॉलों पे, इट इज क्रेजी भाई। मतलब पॉइंट वही ना कि 94 पे व्हेन यू आर सो क्लोज टू दैट माइलस्टोन कि आपको पता है कि भाई अगर मैंने ऐसे 100 कर दी तो फिर तो मतलब एक होता है ना कि इससे पहले भी हम लोग याद रखते हैं ऑब्वियसली इस आईपीएल में कि अच्छा एक ऐसा खिलाड़ी आया था 14 साल का, उसने हिटिंग, क्योंकि हिटिंग उनने पहले मैच में भी करके दिखाई थी जिसमें वो बाद में रोने लग गए थे। बट पॉइंट ये कि आपने 100 मारी, इतने क्लोज थे आप उस माइलस्टोन के, एंड यू चोज कि मैं अभी भी गट्स दिखाऊंगा, मैं बैक करूंगा अपने आप को 14 साल की उम्र में और मैं एक छक्के के साथ 100 कंप्लीट करूंगा। वो मतलब ये जो पूरा मेंटालिटी शिफ्ट हमें देखने को मिला है इस आईपीएल में स्पेसिफिकली, क्योंकि जितने भी ये जेन बोल्ड वाले खिलाड़ी आ रहे हैं सब लोग इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। चाहे हम लोग आयुष मात्रे की बात कर लें या फिर बाकी जितने, शेख रशीद तो मैं नहीं बोलूँगा वैसे, बट बाकी बॉलिंग में विघ्नेश पुथुर, दिग्वेश शराठी, अश्विनी कुमार, इन सबकी बातें करें, सब में वो चीज़ दिख रही है कि भाई मैं रिस्क लूंगा और मैं बैक करूंगा अपनी एबिलिटी को। दैट्स जेन्युइनली क्रेजी, और it also took a crazy ball to get him out. प्रसिद्ध कृष्णा पिच परफेक्ट यॉर्कर डालते हैं, फाइनली गिविंग एन एंड टू दिस absurdity. एंड नीतीश राणा आते हैं यार, वो प्लम LBW हो जाते हैं, क्या ट्राई कर रहे थे राशिद खान पे। राशिद खान ऑल्दो इज ऑल्सो वन ऑफ द बेटर बॉलर्स इन दिस गेम, काफी डिसेंट रहे इस मैच में। इट्स अ गुड पॉजिटिव फॉर गुजरात टाइटंस। बट रियान पराग ने आके जो क्लीन हिटिंग करी है वंस अगेन, खिंची हुई बॉलों पे खड़े खड़े छक्के मारे मिड विकेट के ऊपर से। एक टफ कैच भी था उनका, बट हिम एंड जायसवाल की हमने बात ही नहीं की थी, बट राइट थ्रू आउट जायसवाल भी भाई एक्चुअली में ही प्लेड एट अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट, बट वो ओवर शैडो हो गए एग्जैक्टली वैभव सूर्यवंशी के चलते हुए। अनदर 50 बीच में 49 पे आउट हुए थे, वरना कैन वी से ही हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर इन द पास्ट 5-6 गेम्स। इजीली ही इज, कह सकते हैं हम 5-6 50 तो उन्होंने मारी दी है। Even Sai Sudarshan has not been as consistent. I think silently काफ़ी अंडररेटेड सीजन जायसवाल का भी जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ गेम्स में वो फायर नहीं कर रहे थे तो बहुत आराम से जल्दी सब लोग भूल गए, एंड क्योंकि वहाँ पे शुभमन गिल, साई सुदर्शन जैसे लोग परफॉर्म कर रहे थे तो सारी स्पॉटलाइट उनको मिल रही थी। बट जायसवाल भी पिछले कुछ गेम्स में द टीम इज़ नॉट परफॉर्मिंग, अगर टीम परफॉर्म कर रही होती तो इस हम लोग पूरे अचीवमेंट को और ग्लोरीफाई कर पाते। बट क्योंकि ये जितनी भी उनकी इतनी तगड़ी 50 आई है वो मोस्टली लूजिंग कॉजेज में आई है, इसलिए इतना ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा उस चीज़ को। ऑल एंड ऑल भाई जीटी के लिए इट्स अ ट्रिकी स्पेस। अगर यहाँ से वो 1-2 मैचेस भी डीरेल हो जाते हैं, जीटी के जो कमिंग मैचेस हैं वो आसान नहीं होने वाले। आई थिंक दे डोंट हैव एनी रूम फॉर एनी लीकेज। ये थोड़ी नज़र लग गई इनको इतने बड़े ब्रेक के बाद, ये मैच जीतना चाहिए था उनको। मतलब ऐसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो अगर आपके 6-7 मैचेस बचे होते हैं तो यू हैव टू पिक योर गेम्स, क्योंकि आपको भी आई थिंक मोस्टली जितने भी रियलिस्टिक लोग हैं सबको पता है कि यार 6-7 गेम शायद शायद हम लोग सारे मैच जीत जाएंगे। तो यू हैव टू पिक योर गेम्स कि अच्छा हम लोग ये मैच में शायद हार सकते हैं। बट पॉइंट वही है कि आप आरआर के अगेंस्ट हार गए, जो आई डोंट थिंक किसी ने सोचा होगा कि आरआर इस मोमेंट पे जीटी को हरा सकती है।
सेकेंडली कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना, हमारी लाइव स्ट्रीम पे शायद किसी जीटी फैन ने हमसे कहा था कि आई होप एक लॉस थोड़ी जल्दी आ जाए, ताकि इनके पास एक वेकअप कॉल रहे कि अभी भी आपको अपने यू हैव टू स्टे ऑन योर टोज, आप लाइटली नहीं ले सकते, जो कि हमें लगा कि राजस्थान को शायद थोड़ा लाइटली ले रहे थे। तो गोइंग फॉरवर्ड आई होप ऐसा होता है, आई थिंक सो ऐसा होगा कि लोग और किसी टीम को लाइटली नहीं लेंगे। एंड फॉर राजस्थान रॉयल्स भाई, कंटिन्यू टू बी द पार्टी पूपर्स। क्या आप मुंबई के साथ भी कर सकते हो, अभी बातें करेंगे पॉडकास्ट में आगे। बट लेट्स कम टू द सेकंड गेम नाउ, दिल्ली वर्सेस कोलकाता। यहाँ पर भी ऑल्दो कोलकाता टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई, लेकिन काइंड ऑफ एक पार्टी पूपर वाला ही काम करके दिखाया है डीसी के चलते हुए। एंड डीसी के भाई मतलब ये ट्रॉफीलेस बिहेवियर शुरू हो गया। पिछले पहले 4 में से 4 मैच जीते थे आप, पिछले 6 में से 4 मैच आप हार गए। ये एकदम से क्या हो गया भाई? ये प्रॉपर वही जो कर रहे हैं जो लास्ट टाइम आरआर ने करा था। एंड में आते आते आप चोक करना स्टार्ट हो रहे हैं, देन यू आर बेयरली क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। बस आरआर ने ये अच्छी चीज कही थी कि वो 7 में से 7 जीत गए थे, जितना मुझे याद है पिछले बार। ये 4 में 4 जीतने के बाद ही डूबना शुरू हो गया यार। पॉइंट ये भी है ना कि डीसी का, इसलिए हम लोग इतना चिंतित भी हो रहे हैं। आई थिंक सारे डीसी फैंस भी इसलिए चिंतित है क्योंकि आगे आने वाले गेम्स इजी नहीं है। आपके एसआरएच, एमआई, इन सबसे मैचेस हैं आपके, तो बहुत मुश्किल है। जीटी से भी मैच है। तो भैया क्या कर रहे हो? मतलब ऑन द अदर हैंड केकेआर के लिए फाइनली अ मच नीडेड विन। अब तो अभी यही आप मान के चलो, टेक 1 गेम एट अ टाइम एंड पार्टी स्पॉइल करने का ट्राई करो। गुड न्यूज़ है केकेआर के अपकमिंग गेम्स काफी इजी हैं ऑन पेपर। हाँ, अगले 3 गेम्स इजी हैं ऑन पेपर। लास्ट मैच अगेंस्ट आरसीबी थोड़ा भी ऑन ये पेपर। हाँ जरूर। बट अगर हम लोग इसके प्री मैच कंडीशंस की बातें करें तो जिस पिच पे सुपर ओवर हुआ था डीसी और आरआर का, ये वही वाली पिच थी। इंटरेस्टिंगली आज बहुत शाइन दिख रही थी पिच के ऊपर। जो हमारा पिच को क्लोजअप दिखाया जाता है, वॉक थ्रू होता है पिच के ऊपर, बहुत ज़्यादा शाइन दिख रही थी। एंड शाइन जब भी पिच के ऊपर हो तो आप समझ जाओ कि मतलब कि फ्रिक्शन का स्कोप कम है। फ्रिक्शन का स्कोप कम है मतलब कि बॉल ग्रिप कम करेगी। तो रिलेटिवली इट वाज सपोज टू बी अ बेटर पिच टू बैट ऑन। इसलिए आज हमने 200 क्रॉस होते देखा भी। चेंजेस की बात अगर हम लोग करें, देखो डीसी टॉस जीत के चेस करती है, सही डिसीजन था क्योंकि ड्यू का पॉसिबिलिटी था जो भी आया भी। एंड सेम टीम उनने रखी, गुड थिंग की चेस कर रहे थे ताकि वो आशुतोष का इम्पैक्ट प्ले का नौटंकी ना हो पाए। केकेआर ने अनुकूल रॉय को चूज करा चेतन सकारे के ऊपर। देखो आज तो मैं इनफैक्ट नोटिस कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी लोग हमारे उस इनिशियल सेंटिमेंट से एग्री कर रहे हैं कि रहाणे की जो कप्तानी के ऊपर क्वेश्चंस थे। बट एक्चुअली मैं आज रोल स्विच करूँगा। लोग आज रहाणे को ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं डिफेंड करूँगा इस बात को, कहते हैं कि देखो वेंकटेश अय्यर को हटा नहीं रहे तो हम कैप्टनसी को बोल रहे हैं भाई दम नहीं है। रसल को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, उनसे बॉलिंग नहीं करा रहे तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं टैक्टिक्स के ऊपर। पर आज अनुकूल रॉय को भी वही लेके आए हैं। हाँ, आई थिंक अनुकूल रॉय को लाना और जिस तरीके से उसका यूज़ करा गया है कि यू डिड नॉट वेट कि हम लोग एंड में जाके यूज़ करेंगे उसको। एक एडेड स्पिनर का स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि क्या केकेआर इस ये जो इनने टैक्टिक लगाया है क्या ये सही है अल्टीमेटली, क्या आप एक्स्ट्रा स्पिनर लेके जा रहे हो, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। अल्टीमेटली हाइंडसाइट मेड प्रूव टू बी करेक्ट एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आपको तारीफ करनी चाहिए रहाणे की भी। फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं। पावर प्ले में 79 for 1। इस पावर प्ले का कितना बड़ा हाथ है ना केकेआर के जीतने में, ये मैं जितना बोलूं उतना कम है। मतलब आई कैन नॉट पुट मोर एम्फेसिस ऑन दिस कि 79 रन जो आपने मार के दिए हैं, इसका जो टैक्स है ना वो आपने पूरे बचे हुए 14 ओवरों में खाया है पूरा। क्योंकि इस फेज के बाद एक भी फेज ऐसा नहीं था इस पूरे मैच में जहाँ पे केकेआर की रन रेट 10 के ऊपर गई है। फिर भी ओवरऑल स्कोर 10 रन पर ओवर की रन रेट से ऊपर था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावर प्ले। ये फायदा आपको मिलता है अगर आप जो स्लॉगर्स को रखते हो टॉप ऑफ द ऑर्डर में। इसीलिए प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, लाइक सुनील नारायण, जो हम लोग कहते हैं ना कि यार ये तो ब्लाइंड स्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ट्रेविस हेड कह लो कुछ हद तक, यार इनकी रिलेवेंस T20 में और बढ़ेगी ही बढ़ेगी यार। इस साल तो पिच थोड़ा सा फिर भी एक्ट अप कर रही है, वरना तो ये ऐसे प्लेयर्स पैरामाउंट, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स ना मतलब मैच को चेंज करने वाली हिम्मत रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्टली चमीरा भाई, मतलब बिल्कुल ही मुंह के नीचे बॉलिंग करी नारायण को। जो एक चीज नारायण के अगेंस्ट नहीं करनी होती, चमीरा ने 6 के बॉल पे वो करा एंड इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी, क्योंकि आपने ना एक बाउंसर ट्राई करी ना ही एक यॉर्कर ट्राई करी है, आप मुंह के नीचे फुल लेंथ की बॉल दे रहे थे। नारायण वही खड़े खड़ी बैट चलाते हैं, अंडरनीथ आते हैं बॉल के, छक्के चौके उन्होंने मार के दिए 25 रन आए उस ओवर में। स्टार्क के ओवर में गुरबाज ने वो हुक का छक्का मारा था फाइन लेग के ऊपर से। फॉर मी इट वाज अ शॉट ऑफ द पावर प्ले एंड गुरबाज ने भी ही गेव अ प्रीटी गुड स्टार्ट, बड़ी अच्छी ड्राइवें भी लगाई है स्टार्ट को। पॉइंट वही है भाई कि आई थिंक गुरबाज से जो एक्सपेक्टेड था वो उन्होंने कर दिया। यस, अगर आप अल्टीमेटली बोलोगे कि अच्छा 30 रन भी नहीं आए, अल्टीमेटली आपने 20s में स्कोर करा है, तो दैट इज आई एम सेइंग कि बहुत एक्सेप्शनल इनिंग्स नहीं है, बट
जो काम करना था उनको, एक स्टार्ट देना और एक अच्छे रेट पे स्टार्ट देना, वो उन्होंने करके दिखाया इस मैच में. आउट भी भाई मतलब स्टार्क के ब्रिलियंस पे हैं. विल पे ऑकर मारते हैं वो, बड़ी अच्छा उन्होंने बॉल डाली एंड बैट जमीन को टच हुआ था, तो उसी टाइम पे निक भी लग रहा था, आउट हो जाते हैं. बट रहाने ने भी आके जो मोमेंटम को कंटिन्यू करा है, जिस तरीके से डोमिनेट करा स्टार्क को भी एंड द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स, ही इंश्योर्ड कि केकेआर की जो रन रेट है इट स्टेज अबव 13-14 रन्स पर ओवर. प्लस द गुड थिंग इज कि हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि अच्छा कोई एक प्लेयर ने आके रन मार दिया, उसके चलते हुए इनके इतने रन बन गए 79. हर में ये जो तीनों प्लेयर्स जिनने पावर प्ले में अपना रोल निभाया, सबके 20 समथिंग में स्कोर थे. तुम केकेआर की पूरी बैटिंग का स्कोर कार्ड देख लो, किसी ने भी 50 नहीं मारी. हाँ, सबने वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए बीच बीच में. सिर्फ रघुवंशी नहीं 40 क्रॉस भी करा, किसी ने 40 भी क्रॉस नहीं करा, सब 30-20 में ही है. हाँ राइट. एंड उसके बाद अच्छा एक बहुत बड़ा कॉल था अक्षर पटेल का, तो खुद बॉलिंग नहीं करी पावर प्ले में इस बार क्योंकि नारायण थे. सेकेंडली स्टार्क को तीसरा ओवर दिया था क्योंकि नारायण को आउट कर दें किसी तरीके से, वो आउट होते नहीं, स्टार्क का तीसरा ओवर वेस्ट हो जाता है. हालांकि विपराज आके अगले फेज में नारायण को तुरंत आउट कर देते हैं. एंड अक्षर पटेल हिमसेल्फ यार नेक्स्ट फेज कंप्लीटली बिलोंग टू डीसी. 38 रन आते हैं यहाँ पे, लेकिन 3 क्रूशल विकेट्स. रहाने को अंडर कटर बॉल पे विद द एंगल बॉल अंदर घुसती स्किड करके, जैसी रहाने बैकफुट पे गए थे, ही हैड नो चांस. प्लम एलबीडब्ल्यू होते हैं, दैट बॉल अंडर कटर जो डालते हैं ना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, अगर आपने हाथ से रीड नहीं करी है ऑफ द विकेट आप कभी रीड नहीं कर पाओगे. मुझे खुद बड़ी परेशानी होती थी खेलने में ये. एंड सेकेंडली जिस तरीके से फिर वो वेंकटेश अय्यर को आउट करते हैं. भाई वेंकटेश अय्यर अगेन यार, मतलब कब हमें फाइनली वो नॉक देखने को मिलेगी जो कि इम्पैक्टफुल होगी केकेआर के लिए. आई डोंट नो, मतलब 24 करोड़ का हमेशा प्राइस टैग की बात होती है, एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट अप अगेन. बट पॉइंट वही है कि भाई सिर्फ वो एक नॉक आया अभी तक इस पूरे सीजन में, एंड लगातार वो बातें हो रही है कि आप किसी की जगह खा रहे हो. वही प्रॉब्लम है अल्टीमेटली. मतलब मैं तो इस बात के लिए खुश था कि उन्होंने बॉलें वेस्ट नहीं करी, जल्दी आउट हो गए, व्हिच इज कितनी लो एक्सपेक्टेशन. बहुत लो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अब ये दिस इज व्हाट वी हैव कम टू. वंस अगेन बॉलिंग अक्रॉस द बॉडी, अक्षर पटेल राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे, एंगल के साथ बाहर निकल रही है बॉल, उसको आप मारने जा रहे हो, जरा सा बैट स्लैश होगा तो खड़ी ही होगी. सो पुअर एग्जीक्यूशन, वंस अगेन रन आउट हो जाते हैं वहाँ पर. बट उसके बाद रघुवंशी एंड रिंकू जिस तरीके से रीबिल्ड करते हैं नेक्स्ट को, रघुवंशी को भी मैं कहूँगा भाई उन्होंने आते ही विपराज को 2 छक्के लगाए थे, एक डाउन द ग्राउंड और एक कवर्स के ऊपर से. यार आई स्टिल बिलीव लोग बहुत गलत तरीके से उनको स्टीरियोटाइप करते हैं एज एन एंकर. ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. द फैक्ट दैट ये 6 से 10 के बीच में 38 रन आए, हम तो 40 तक जा भी नहीं रहे, 38 भी आ गए ना, वो इसी वजह से था क्योंकि रघुवंशी ने आते ही टाइम नहीं लिया, बिल्कुल पूरा आते ही स्लॉगिंग स्टार्ट कर दी. रघुवंशी ने मैच के बाद ये भी कहा कि मैंने आज तक कभी नंबर 4 पर बैटिंग खुद करी भी नहीं है, तो मैं फिगर आउट ही कर रहा हूँ सीजन में कैसे करना है. उसके बाद भी वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है. तो ही इज अ कंप्लीट टीम मैन राइट नाउ. ऑफ कोर्स उस एज पे आपके पास कोई चॉइस भी नहीं, आपको टीम मैन होना ही पड़ेगा. आप इतनी अभी ईगो कमांड नहीं करते हो. बट क्रेडिट टू द गाय यार, मतलब काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है. 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 42 रन आते हैं यहाँ पे. एंड द क्रेडिट गोज टू वंस अगेन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव. जिस तरीके से उन्होंने 10वें ओवर के बाद से ऑलमोस्ट इनफैक्ट 6-7वें ओवर से पावर प्ले के बाद से 15 ओवर तक लगातार 8 ओवर इनने स्पिन की करवाई. हाँ 7 से 15 ओवर तक का जो मिडिल फेस था, दोनों फेस सारे के सारे स्पिन के ओवर्स थे. दिस इज ओनली द 3rd टाइम इन दिस आईपीएल शायद जब ऐसा किसी ने करा हुआ. और अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ने बहुत टाइट बॉलिंग कर रखी थी. बट रघुवंशी की इतनी स्मार्ट बैटिंग, जो हमने कृणाल पांडे के लिए नहीं कहा था पिछले मैच में, दैट यू आर ऑलवेज रोटेटिंग द स्ट्राइक विद सिंगल्स एंड डबल्स. एक बॉल पे आप अपना चांस लोगे और उस पर अगर आपको लक चल रहा होगा आपको चौके मिलेंगे. यहाँ पे रघुवंशी का भी एग्जैक्टली वही था. बीच में एक फेज आया था जिसमें अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के कलेक्टिव ओवर्स दोनों के 2 ओवर में से 8-9 रन आए थे. कुलदीप के ओवर में से 1 रन आया था और बचे 6-7 रन आए थे अक्षर पटेल के ओवर में. बट रिंकू ने उस चीज़ को नलिफाई करा. 15th ओवर था कुलदीप यादव का एंड उसमें उन्होंने 17 रन मारे थे. वंस अगेन ऐसे में ना जब बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, ओवर द विकेट आके रघुवंशी को वो गुगलीज डाल रहे हैं, बॉल हिट करना बहुत मुश्किल था. तो रिंकू ने अपने फीट का यूज़ करा. फिर थोड़ा सा अनसेटल करना ही पड़ता है स्टेप आउट करके, वो रिस्क लेना पड़ता है. उन्होंने एक चांस लिया था, सामने छक्का मारा था स्टेप आउट करके, उसके बाद से बॉल खुल गई थी. आखिरी फेज में फाइंड इसके चलते हुए 45 रन और आते हैं, विच आई थिंक वंस अगेन केकेआर अंडर परफॉर्म्ड हियर. कायदे से ये 60 रन आराम से होने चाहिए थे, बिकॉज स्टार्ट अच्छा था यहाँ पे. ऑल्सो क्रेडिट टू अक्षर पटेल ने जो कप्तानी करी है. विपराज से 2 ओवर डलवाए आपने आखिरी के 5 ओवर में, व्हेन यू हैड मेनी ऑप्शंस. मुकेश के ओवर्स थे, चमीरा के ओवर्स थे, स्टार्क के ओवर थे. आप चाहते तो एक ऑल पेस डेथ ओवर फेस भी रख सकते थे, लेकिन आपने 2 ओवर विपराज से करवाए. नंबर 1, विपराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके दी. सेकेंडली इट शोज कि पिच पे स्पिनर्स का रोल होने वाला था सेकेंड इनिंग्स में भी.
अगर 5 में से 2 ओवर आखिरी के स्पिनर डाल रहा है तो मतलब देयर इज प्लेंटी ऑफ परचेज फॉर द स्पिनर्स अगर वो सही जगह पे बॉलिंग करेंगे तो। अब यहाँ पे आई वुड से चमीरा फर्स्टली जो उनका लास्ट शो तो इट वाज रादर गुड, बट स्टार्क का जो था चमीरा ने थोड़ा डर रहे थे रसेल और पॉवेल से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करना चाह रहे थे वो। उससे पहले ऑल्दो उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप करा था रघुवंशी को। बेसिकली उन्होंने क्या करा, एक डीप पॉइंट और एक डीप कवर्स ले रखा था एंड वो स्लो डिलीवरीज फेंक रहे थे एकदम आउटसाइड ऑफ स्टंप, खिंची हुई बॉल। तो उसको अगर आप मारने जाओगे भी तो आपको हमेशा कवर्स या पॉइंट के ऊपर भी मारोगे आप। मिड ऑफ सर्कल के अंदर था तो वो टेम्प्ट कर रहे थे चमीरा की हिम्मत है तो सामने मार के दिखाओ उसको, और उसी के लालच में आके स्टेप आउट करके रघुवंशी ने ट्राई करा, लेकिन बैट स्लैश होता ही होता है ऐसे में। अच्छा, रघुवंशी का विकेट ले लिया तो नेचुरली आपकी बात होगी कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट विकेट ले लिया, बट मेरा पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली आप चमीरा का इकोनॉमी रेट देखो तो 15.33 का है, मतलब ही वाज वेरी एक्सपेंसिव। पहला ओवर ही बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। ऑन द अदर हैंड समवन लाइक मुकेश जिनकी 8.25 की इकोनॉमी थी, जो कि मतलब इस मैच के हिसाब से देखा जाए और बाकी बॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो इट वाज रादर गुड। उनको 2 ओवर करवाए, चमीरा साहब ने 3 करवाए, ऑब्वियसली मतलब अल्टीमेटली आपका वो फ्रूटफुल भी निकला क्योंकि आपने रघुवंशी का विकेट ले लिया। मुकेश ने पापले के साथ बॉलिंग ही नहीं करी फैन, मतलब मेरा पॉइंट वही था, क्या मुकेश से ज्यादा बॉलिंग करवा सकते थे यहाँ पे? हाँ 100% करा सकते थे। चमीरा का तो जो पहला ओवर गया था उसके बाद से तो ऑफकोर्स उनको ज़्यादा चांस मिलना चाहिए था, बट स्टार्क वन सेकंड लास्ट ओवर डालते हैं एंड वहाँ पर पॉवेल को निपटा देते तुरंत एलबीडब्ल्यू पे। 3 विकेट इनफैक्ट आ जाते हैं, हैट्रिक नहीं हो पाती, ऑल्दो रन आउट हो जाता है, रसल रन आउट हो जाते हैं एंड केकेआर कहाँ लग रहा था 215 के आसपास, 220 कम से कम मारेंगी, बट 205 का टारगेट ही दे पाती हैं। एंड नाउ इट मेंट कि केकेआर को पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट करना है। रघुवंशी कहते हैं कि ऑनेस्टली मिड इनिंग्स में कि इतना कुछ हेल्प मिल नहीं रही स्पिनर्स को, तो हमें बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ऑनेस्टली एडमिट कर रहे थे। सेकेंड इनिंग्स की बात करते हैं, 58 for 2 इन द पावर प्ले, काफ़ी बैलेंस में था मेरे ख्याल से ये, बिकॉज वंस अगेन वैभव अरोड़ा यार मुझे लगता है अभी भी वो स्विंग पे पूरा कंट्रोल नहीं ला पाए, कहीं ना कहीं 2-3 बड़ी लूज बॉल्स फेंकते हैं, बट जो एक बॉल टप्पे पे पड़ती है उसका कोई इलाज नहीं होता है। सो करुण नायर को एक तो एलबीडब्ल्यू मारते हैं, कंप्लीटली मिसिंग द बॉल इन द मिडिल, एंड ऐसी ओवर अगर आप फ्लिक मारने जाओगे ना जब आपको पता है कि स्विंग के अंदर आ रही है, मिडिल स्टंप से अगर फ्लिक मारोगे मिस होती है, आपको पता होता है कि पैड बजेगी, आप आउट हो। तो वो एक होता है ना, एक हाफ कॉल होती है, ऐसे बैट आपको लेनी पड़ती है। T20 है तो आप लेते ही लेते हो कॉल, एंड मिस होती है एलबीडब्ल्यू। करुण नायर का जैसा हमने पहले बात करी थी लास्ट पॉडकास्ट में कि भाई अब काफ़ी टाइम हो चुका है वो इनिंग्स आए हुए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गाय लाइक हिम जो कि अभी आउट ऑफ फेवर हैं थोड़े, उनको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि भाई मेरी इनिंग्स आई थी। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो एक और इनिंग्स आ जानी चाहिए थी कायदे से। दूसरी बात जो मैं बोलूँगा क्रेडिट टू रहाणे, क्योंकि आई वॉज पर्सनली काइंड ऑफ सरप्राइज कि सिसोदिया कह रहा हूँ भाई, अनुकूल रॉय को पहला ओवर दिया गया। तो यहाँ पे आई थिंक क्रेडिट मिलता है उनको, क्योंकि उन्होंने रियलाइज करा कि स्पिनर्स को कितना ज़्यादा हेल्प मिल रही है इस पिच पे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रघुवंशी वाज सेइंग। हमने देखा कि स्पिनर्स ने डोमिनेट तो करा है इस पिच पे, तो स्टार्टिंग में ही पहला ओवर अनुकूल रॉय से करवाना, आई थिंक दैट वाज अ गुड टैक्टिक एंड इट पेड ऑफ, बिकॉज पोरेल को पहली ओवर पे चौका मारते हैं, बट सेकंड बॉल पे पता नहीं क्या ऐसी चुल होती है कि मतलब बॉलर ने बॉल फेंकी भी नहीं पहले स्टेप आउट करके, एंड क्लेवर ऑन द पार्ट ऑफ अनुकूल रॉय, उन्होंने आर्म बॉल फेंकी थी, स्पिन बॉल नहीं थी वो, तो बॉल पड़ के एंगल से बाहर ही निकलने वाली थी, विच इज़ वाई बॉल कनेक्ट नहीं होती अच्छे से एंड वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद के फेज की बात करते हैं, यहाँ से मैच इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। 6 से 10 ओवर के बीच में 39 रन आते हैं, बट केएल राहुल का जो रनआउट होता है ऑफ ऑल, आज नारायण का तो भाई जो दिन आता है जब रनआउट मार दिया डायरेक्ट हिट फाइन लेग से, बड़ा अनफॉर्चुनेट था भाई। आई थिंक केएल राहुल ने भी ये खुद नहीं सोचा होगा कि यहाँ से डायरेक्ट हिट लग जाएगा। वो भी मतलब जब ये लोग रनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली दे सी कि अच्छा किस फील्डर के हाथ में बॉल जा रही है, उसके हिसाब से लोग रन्स लेते हैं। प्लस कॉल केएल राहुल की थी। हाँ, और मतलब लग रहा था पहुंच भी गए अल्टीमेटली, वो बहुत क्लोज था। वो फैफ डु प्लेसी भी सामने से आए थे तो उनको थोड़ा सा अराउंड हिम भागना पड़ा था, तो उसमें थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स क्लिप ऑफ हो गए। सेकेंडली थोड़ी हेजिटेशन भी थी वहाँ पे फैफ डु प्लेसी से, तो वो भी स्लाइट हेजिटेशन भी होती है ना, तो आपकी वो कुछ सेकंड्स काट देती है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड काट देती है। इन 2 फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि वो नहीं आ पाए। बट देन अगेन भाई, हु वुड हैव एक्सपेक्टेड कि सुनील नारायण डायरेक्ट थ्रो मार देंगे वहां से। आज तो कैच ही पकड़ रहे हैं, लड्डू कैच भी छोड़ते हैं वो। ऑल्दो इन सेइंग दैट वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा का दिन अच्छा नहीं चल रहा था अंटिल दिस पॉइंट, एंड फैफ डु प्लेसी जिस तरीके से दोनों खेल रहे थे, वरुण चक्रवर्ती काफी बॉलें छोटी डाउन द लेग साइड फेंक रहे थे, ज़्यादा पावर हिटिंग का ट्राई भी नहीं करा फैफ डु प्लेसी ने। फाइन लेग सर्कल के अंदर स्मार्टली प्लेस करना, उनको चौका मिल रहा था पीछे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज हो रहा था। और 10 से 15 ओवर का जो फेज था, ये था हमारा गेम चेंजिंग फेज। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रसल आते हैं फाइनली 11वें ओवर में, वंस अगेन
रहाने सर ने कसम खा रखी कि उनको यूज नहीं करना, बट रहाने सर को चोट लग जाती है एंड उनको खुद जाना पड़ता है बाहर, एंड आई थिंक वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। प्लस एक गेम चेंजिंग ये भी था भाई कि आपने इनिंग स्टार्ट होती है वेंकटेश अय्यर को सब आउट कर दिया। व्हाट डज दैट मीन भाई? मतलब मैं वही कहूंगा कि काफी सारे लोगों ने हमसे लाइव स्ट्रीम पे पूछा था, एंड अभी भी आई डोंट हैव अ डेफिनेट आंसर फॉर दैट, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर अभी केकेआर कैंप से आया नहीं है, ना कोई रिपोर्ट आई है हम शूट कर रहे हैं, ना कोई रिपोर्ट आई है अभी, तो कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन का भी कुछ निकल के नहीं आया अभी। हो सकता है कि अल्टीमेटली ये लोग बहुत आराम से दे दे कि यार मतलब हमें लगा कि उसको चोट लग गई है, कुछ क्रैम्प आ गया उनके, इसलिए उन्हें बाहर होना पड़ गया। बट वही है कि भाई मतलब वाइस कप्तान को आपने बाहर करा है, रहाने बाहर हुए तो अल्टीमेटली वेंकटेश अय्यर कप्तानी करते हमें दिखते, जो कि शायद एक फ्यूचर दिखता हमें केकेआर फैंस को। बट अल्टीमेटली वो सही प्रूव होता है क्योंकि नारायण को कप्तान बना जाता है उसके बाद, एंड जो एंड में उनने हैंडल करे हैं बाकी सारे ओवर्स, एंड पर्सनली खुद भी स्टेप अप करा उसी टाइम के दौरान, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसके मतलब नारायण को कप्तानी मिली एंड 11वां ओवर तो तब डाल रहे थे रसल, 11.1 ओवर्स पे रहाने बाहर गए थे। सो 12वें ओवर से बेसिकली नारायण के पास था कि मुझे अभी 8 ओवर खुद डिसाइड करने कौन कब बॉलिंग करेगा। 12वें ओवर से उन्होंने बॉलिंग कराई वरुण चक्रवर्ती से, एंड 13th ओवर आते थे वो खुद, 14th ओवर आते थे वो खुद डाल रहे थे बॉलिंग। एक ओवर के बाद ही उनको विकेट मिलने शुरू हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि नारायण को कप्तान बना दिया जाए। आई थिंक वो बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन है। प्लस मतलब सरप्राइजिंग चीज ये भी थी कि रसल को इस बार पहली बार भाई विकेट नहीं मिला पहले ओवर में, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बट कमिंग टू दैट ओवर बाय नारायण, जो गेम चेंजिंग ओवर था, एक फास्टर वन फेंकते हैं ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। अक्षर पटेल बैकफुट पे उसको, ही वाज ट्राइंग टू हिट इट ओवर कवर्स बिकॉज डीप में कोई फील्डर नहीं था, बट पेस से बीट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बॉल मिडिल नहीं हो पाती है, हर्षद राणा के हाथों में चली जाती है। फिर जो ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करा है वो क्लासिक नारायण है भाई। कि आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉल विद द एंगल एक सर्टेन ट्रैजेक्टरी पे जाएगी एंड द बॉल होल्ड्स इट्स लाइन, और आप कंप्लीटली खुल जाते हो और बॉल हमेशा विकेटों पे लगती है। ये मतलब 10 साल से हम देखते हैं नारायण से। उस एक ओवर ने पूरा मिडिल ऑर्डर पूरा फाड़ के रख दिया था। आई थिंक पूरा पॉइंट ये था कि अल्टीमेटली डीसी की तरफ से गिने चुने बैट्समैन चले हैं। अक्षर पटेल ने बिफोर, भाई इसको हमने 2 फेज में इसलिए डिवाइड करा क्योंकि जो ये 10 to 15th ओवर वाले फेज का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डीसी वाज क्रूजिंग, जेन्युइनली आराम से जीत सकती थी। 6 या 7वें ओवर के बाद से कुछ ऐसा था रिकॉर्ड, अंटिल दोज विकेट्स फेल, हर एक ओवर में कम से कम एक चौका आया। क्या प्रेशर बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। ये गेम बिल्कुल बॉटल करा इन लोगों ने मिडिल ओवर्स में। नारायण के एक ओवर ने पूरा गेम खोल दिया। उसके बाद अनुकूल रॉय ने 15 ओवर डाला था, वही बड़ा अच्छा ओवर गया था, बहुत टाइट ओवर था वो। एंड फिर 16वें ओवर में जब नारायण दोबारा वापस आते हैं, अब तुम देखो यहाँ पे नारायण और रहाने की कप्तानी में क्लियर कट डिफरेंस क्या है। हमने ये चीज़ पहले पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन भी कर रखी है, आप जाकर देख सकते हो। रहाने की कप्तानी में आखिरी के 5 ओवर में मोस्टली ऑटो पायलट पे कप्तानी होती है, सबको पता होता है कौन सा ओवर किसका जाएगा। 16वां और 17वां ओवर हमारे स्प्रिंट ओवर डालेंगे हमेशा, क्योंकि उनका एक ओवर बचा होता है। 18वां और 20वां ओवर यूजुअली वैभव अरोड़ा डालते हैं, जिनके 2 ओवर बचे होते हैं, और 20 का एक ओवर हर्षद राणा डालते हैं, या फिर रसल ऑल्टरनेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक ओवर बचा था स्पिनर्स का, बट सुनील नारायण ने कहा कि मैं पेसर और स्पिनर से ऑल्टरनेट करूंगा। सो नारायण 16th ओवर डालने के लिए आते हैं, वहां पे 1 सेकेंड एक और विकेट निकलता है फैट डुप्लेसी का, जो कि अकेले बंदे टिके हुए थे। बाय द वे सब्लिमिनल रिंग्स बाय फैट डुप्लेसी, पिछले मैच स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन यहाँ पे कैरी करा है पूरा। या आई थिंक सम पीपल वुड से कि एंड में आते आते बहुत थोड़ा सा वो स्लो हो गए थे, बट सामने से विकेट गिर रहे थे, विकेट फंस रही थी, रन्स चाहिए थे, थोड़ा उनका बहुत इंपॉर्टेंट था स्टिक करना विकेट पे। वो आउट हो, उसके बाद एकदम से गेम खत्म ही था। फिर 17वां ओवर जो था वो एक्चुअली में पेसर डालने के लिए आते हैं। अब हर्षद राणा का दिन चल नहीं रहा था इतना, वो स्लो डिलीवरीज पे भी एक हाथ से छक्के खा लिए, एजेस के चौके हो गए, ठीक है ऑफ डे था। बट वरुण चक्रवर्ती फिर आते हैं एंड 2 विकेट निकाल देते हैं वहां पर, वो भी आशुतोष शर्मा को आउट करते हैं, देन मिचेल स्टार्क को पहली बॉल पर ही आउट कर देते हैं। स्मार्ट प्ले तुम देख रहे हो, ऑल्टरनेटिंग दी ओवर्स। फिर लास्ट ओवर डेथ का वैभव की जगह रसल को देना। यार ये ऐसे प्रोएक्टिव चेंजेस कप्तानी में ये मैं देखना चाहता हूँ रहाने से। और नारायण ये चीज़ कर रहे हैं, रहाने नहीं कर रही है, मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर है, बिकॉज मैं कितना भी क्रिटिसाइज करूँ रहाने को, आई वुड स्टिल कंसिडर हिम अ बेटर कैप्टन। तो ये जो चीज़ नारायण ने करके दिखा दी, आई होप कि ये रसल क्या रहाने इसका नोट्स ले रहे होंगे। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी इसलिए भी होती है ना, क्योंकि हमने पहली बात करी है कैसे, अगर आपको मतलब हम लोग यहाँ बैठे बैठे बता पा रहे हैं किसका ओवर कौन सा होगा 15 के बाद, जो लास्ट 5 ओवर्स हैं, तो जो बैटिंग कर रहे हैं उनको पता है कि किसका ओवर कब आने वाला है और हमें कब चार्ज देना है, ताकि हम लोग अपने सूटेबल टारगेट तक पहुंच सके। यहाँ पे यू ऑलवेज कीप द बैट्समैन गेसिंग कि अच्छा नेक्स्ट ओवर किसका होगा, एंड यहाँ पे इतना वेरिएशन हो जाता है कि बैट्समैन सेटल नहीं हो पाता। तो नारायण ने एंड में जो करके दिखाया जेन्युइनली, मतलब ऐसे टाइप के इनपुट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नारायण तो मतलब केकेआर कैंप में बहुत सीनियर प्लेयर है,
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाके रहाणे जब भी कप्तान वापस कप्तानी वाला नेक्स्ट मैच में आ जाएंगे वैसे तो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनील नारायण की तरफ से या फिर बाकी प्लेयर्स ने जिनने कुछ फिगर आउट कर लिया हो, वो लगातार वो इनपुट्स मिलते रहें एंड रहाणे इज ओपन टू रिसीविंग ऑल ऑफ देम। यान बिशप ने तो तारीफों के पुल लगा दिए थे नारायण के लिए जैसे मैच खत्म हुआ था कि दैट मैन विद द कैप्टन, वही सिंगल हैंडली जिताया मैच। तो अरे मतलब नारायण को लोग कह रहे हैं कि लास्ट सीजन जैसा नहीं जा रहा, क्या विराट कोहली 2016 के बाद से क्या हर साल वैसे खेल रहे थे? ये वंस इन अ करियर वाले सीजन आते हैं लोगों के, जो कि बहुत मुश्किल से रेप्लिकेट होते हैं। नारायण 2 बार MVP रह चुके हैं, इस साल भी टॉप 5 में MVP के वो। IPL में हर टीम में तुम 20 प्लेयर ले लो, 200 प्लेयर हैं, टॉप 5 प्लेयर हैं MVP में से वो। इस सीजन में भी वो, जिसमें लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं जा रहा, ये इम्पैक्ट है उस बंदे का। ओवरऑल आई थिंक DC बॉटल जब शुरू हो चुकी है और आने वाले मैचेस आसान नहीं होने वाले। टॉप 2 मुझे लग रहा है इट इज आउट ऑफ हैंड्स नाउ, टॉप 2 नहीं आ रहे, मतलब जस्ट लेवल के गेम्स बचे यार। GT, MI, RCB, I would back all 3 of them to do better than DC right now. और एक और बताऊं, DC once again did not have the time to cross check this, but बताना कमेंट्स में, 4 में से 3 होम गेम्स हारी है। लोग RCB को क्रिटिसाइज कर रहे थे होम रिकॉर्ड के लिए, सेम होम रिकॉर्ड है। 2 तो अभी हमने देख लिया ना, KKR और RCB वाला तो घर पे ही हारे हैं अभी। एक मुंबई से हारे थे या हाँ भाई, एक RR से जीते हैं बस वो। जैसे टाइप का इनका चल रहा था, नोबडी एक्सपेक्टेड कि इतना, वैसे क्या पता कुछ लोगों ने, हाँ ये लोग क्या पता कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट करा हो इस चीज़ को, क्योंकि ये जीन्स होती है, बॉटल जीन्स, जो कि इतने आराम से आप छुड़ा नहीं सकते। मत बात करो भाई इसके बारे में। हाँ तो मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ भाई इसमें अंदर, बट मेरा पॉइंट ये है कि मतलब कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट करा होगा, बट इन दिस सीजन आई डिड नॉट सी दिस कमिंग, कि मतलब 4 में 4 आप जीत गए, उसके बाद से आपका इतना गंदा ड्रॉप ऑफ हुए हो, या फिर आप पता नहीं कैजुअल हो गए हो कि अगले 6 मैचेस में आप 4 मैचेस हार गए। तो पंजाब के लिए भी डर लग रहा है, तुम अभी देखो। गुड थिंग इज RCB नहीं कर रही भाई, वो RCB आई थिंक अब वो कर रही है सेल, अभी वो पहुंच जाएगी प्लेऑफ्स। इन दोनों टीम से तुम देखना, अभी मुझे लगता है कि देयर इज प्लेंटी ऑफ मसाला लेफ्ट। एज फॉर KKR, रिलेटिवली ईजियर गेम्स बच्चे हुए हैं अभी, सो देयर इज एन आउटसाइड चांस, बट आई वुड स्टिल से टेक 1 गेम एट अ टाइम। कोई ऐसे उम्मीदें ज़्यादा लगा के मत रखो, कोई बड़ी बात नहीं, अगले मैच पिट के चले जाएंगे। हाँ मतलब हम लोग कह रहे हैं कि ईजियर गेम्स हैं, बट शायद जो दूसरी टीम है वो भी यही सोच रही होगी कि ईजी गेम हमारा KKR के अगेंस्ट। तो KKR अभी उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे ये सब चीज़ें बोल पाए, बट देन अगेन भाई KKR फैंस अपने मतलब हाँ स्टिल अलाइव, एंड मतलब हो सकता है भाई आप क्वालिफाई कर जाओ, देखो क्या होता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द प्रीव्यूज। आज का मैच है चेन्नई और पंजाब के बीच में। एज वी वर टॉकिंग कि पंजाब के पास एक बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है, अगर वो आज जीतेंगे तो सीधा टॉप 2 में आ जाएंगे, और हारते हैं तो भाई 5वें 6ठे नंबर पर भी आ सकते हैं। ये एक बहुत ही डेलिकेट टाइम चल रहा है चेन्नई के लिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसा आर ने खेल के दिखाया, आई थिंक कि चेन्नई लास्ट ही आने वाली है मोर और लेस। आर शायद सेकंड लास्ट में फिनिश कर जाएगी। चेन्नई को प्योरली एज पार्टी पूपर्स खेलना है यहाँ पर, और कोई मोटिवेशन नहीं है उनका। एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल बात ये भी कि चेपॉक पे हर कोई ब्रीच करके चला गया फोर्ट्रेस इस साल, सबने रिकॉर्ड तोड़ दिया। थोड़ी इज्जत बचा लो अपने फोर्ट्रेस, वो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो स्टेक है। पंजाब के लिए देयर इज एवरीथिंग टू प्ले फॉर। यहाँ से आप टॉप 2 पर भी फिनिश कर सकते हो, और आप टॉप 4 के बाहर भी हो सकते हो। इस डेलिकेट स्टांस पे भी आप हो सीजन के बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे हो भी आप। अगर मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करूँ, 31 टाइम्स में 16 बार चेन्नई जीती, 15 और पंजाब। ये लास्ट में हमने कहा था बहुत क्लोज राइवलरी रही है। पिछले 5 में से 4 बार पंजाब जीती है। तब दिस इज हेविली इन फेवर ऑफ पंजाब। अभी जो पहला मैच होता है इसमें थाला खेले भी थे, वो भी वहाँ मुल्लापुर में जो है अल्टीमेटली पंजाबी जीती थी इन अ मैच जो कि उनको आइडियली हारना चाहिए था। प्रियांश शरण सिंगल हैंडली वो गेम निकाल दिया था। टॉस कंडीशंस की बातें करेगा हम लोग। आई थिंक चेपॉक में मैच हो रहा है, टॉस जीतो बैटिंग करो। आई नो पिछली बार चेस करके एसआरएच ने मैच हराया, बट आई थिंक आउट बैट चेन्नई कंप्लीटली। जैसे आपने लास्ट चेजिंग की प्रॉब्लम है भाई, चेजिंग इनसे होती नहीं है। चेजिंग अगर ड्यू का सीन रहता है, थोड़ा बहुत हवा नहीं चल रही होगी उस दिन, आज रात को देखेंगे तो ड्यू आएगी। अगर होगा ज़्यादा आपको लग रहा होगा तो आप कर लो चेस। बट पंजाब भी क्योंकि अभी थोड़ी डेलीगेट सिचुएशन पे है, तो माइट एज वेल वांट टू स्टिक टू द स्ट्रॉन्गेस्ट रूट। पहले बैटिंग करो, जो आपके लिए काम करता है, मे नॉट बी अ प्रॉब्लम। प्लेइंग 11 की बातें करूँ तो यार मेरे लिए तो चेन्नई की प्लेइंग 11 में थोड़े चेंजेस और पोजीशंस में भी चेंज में करना चाहता हूँ। ओके, शेख रशीद और आयुष ओपनिंग करेंगे। शिवम दुबे नंबर 3 पे क्यों नहीं आ रहे? सैम करन नंबर 3 पे, मतलब भाई किसी को भी ऊपर भेज दोगे। जडेजा नंबर 4 पे आ जाते हैं, सैम करन नंबर 3 पे आ जाते हैं। जनरली समझ में नहीं आता भाई कि बाकी सारे बैट्समैन जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो लोग कहाँ हैं? चेन्नई भूल गई है क्या कि दुबे के बेस्ट ईयर्स जो चेन्नई में रहे हैं वो नंबर 3 पर आए हैं?
अब तो खुला चांस है, कोई नहीं नंबर 3 का बैटर है, गायकवाड भी नहीं खेल रहे, दुबे शुड बी एट नंबर 3, डेवॉल ब्रुबस एट नंबर 4. गिव हिम मोर बॉल्स टू प्ले. नंबर 4 से नीचे उनको बैटिंग नहीं करनी चाहिए. डोंट ट्रीट हिम एज अ फिनिशर, एंड दिस इज व्हाट अ टीम नीड्स. आयुष मात्रे, दुबे और ब्रुबस अगर साथ में आ रहे हैं, देयर इज सम फायर पावर एटलीस्ट. आई थिंक लास्ट मैच में जैसे धोनी ने आके एक्नॉलेज करा कि वी नीडेड समवन जो कि ऐसे टाइप की इनिंग्स खेल सकता है, क्या पता वो प्रमोट करने का सोचे भी करना चाहिए. दीपक हुडा एट नंबर 5. आई थिंक ये दीपक हुडा, विजय शंकर टाइप के प्लेयर्स को अगर आप नंबर 8 पे डालोगे तो कोई फायदा नहीं है. इनको जहाँ ये बिलोंग करते हैं वहाँ खेलने दो, एंड इनको बोलो कि आप खुल के खेलो, आउट हो गए तो हो गए. नंबर 5 है वो. नंबर 6 पे सैम करन. जडेजा नाउ कम्स बैक टू नंबर 7, एंड नंबर 8 पे धोनी आएंगे. अंशुल कंबोज, खलील अहमद और नूर अहमद, ये हमारे 3 बॉलर्स हो जाएंगे. साथ साथ पथिराना एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. मुझे लगता है ऑर्डर यही होना चाहिए एग्जैक्टली, एंड डिफाइन दोज रोल्स क्लियरली. दुबे एट नंबर 3 एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, रिप्लेसमेंट का कोई रखना रखो, लेकिन टेल हिम टू ब्लास्ट ऑफ. अगर पावर प्ले में बैटिंग आती है, मेक हिम मैक्सिमाइज दैट इशू. ब्रिबस आते हैं, पहली बॉल से आप खुल के खेलो, कोई टेंशन नहीं है. दीपक हुडा आते हैं, बोलो भाई सीजन गया, आपको नहीं ड्रॉप करेंगे, आप खेलो. सैम करन ऑनवर्ड्स फिर आप देखो कैसे करना है आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. मतलब आइडियोलॉजी यही होनी चाहिए सीएसके की यार, अगर हम लोग हार रहे तो हम लोग लड़ते हुए हारेंगे. ये नहीं कि हमने आती भाई एक पहले 6 ओवर में हम खुल गए और फिर हमने गेम गिव अप कर दिया पूरा. चेजिंग गेम खेल रहे तभी. पंजाब के लिए मैं कहूँगा, मैं ओमर ज़ई की जगह बाटलेट को वापस आना चाहता हूँ. आई थिंक यू नीड प्रॉपर बॉलर्स हेयर, एंड पावर प्ले में आपकी बॉलिंग को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी थोड़ी सी अर्शदीप के साथ. मुझे लगता है मैं पर्सनली बाटलेट को रखूँगा. मैं ये भी कहूँगा कि इसके आने के चलते हुए फिर मैक्सवेल एज अ 6th बॉलर ऐड कर सकते हैं. जबरदस्ती एज अ 5th बॉलर आपको नहीं करना पड़ेगा. ओमर ज़ई क्योंकि खुद भी ऑलराउंडर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा पंजाब के ऊपर कि हम ऑलराउंडर से जो है फुल कोटा फोर्स कराएं. माइट एज हैव अ प्रॉपर बैटर, प्रॉपर बॉलर, एंड ही कैन बैट डिसेंटली आल्सो. बैटर नीचे इनिंग्स को संभाल तो सकती है. हाँ देखा था हमने 10 बॉल में 20 समथिंग रन बनाए थे. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है वहाँ पे ये चीज़ होनी ज़रूरी है. की बैटल्स की बात करते हैं. श्रेयस वर्सेस खलील, लास्ट टाइम भी हुआ था ये, एक मैचअप है इनका. कैन खलील रिपीट दैट? डंडा मारा था पिछली बार तो भाई. श्रेयस अय्यर का इफ यू एक्चुअली लुक एट इट ना, सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा उनका. केएल की तरह थोड़ा सा टेपर ऑफ. हाँ मतलब उनके अल्टीमेटली शायद 250 समथिंग रन है अभी तक सीजन में. नहीं 250 तो नहीं है. हाँ 90 रन हुए तो उसके बाद से कौन सी बड़ी इनिंग्स आ गई उनकी? 50-60 की एक इनिंग्स आई उसके बाद. नहीं यार 97 80 समथिंग, फिर 50 60 समथिंग, ये तो 3 लगातार उन्होंने मारे थे अभी गेम्स में. मतलब चलो 250 नहीं तो क्या 300 होंगे. आई डोंट थिंक वो 400 वाले सीजन पे मार्क पे पहुंचे अभी तक. 400 पे नहीं पहुंचे. इट्स इम्पॉर्टेंट कि श्रेयस अय्यर भी वो कंटिन्यू रखे, क्योंकि कहाँ पे टाइम पे वो बंदे को हम लोग कह रहे थे कि भाई इज द बेस्ट वाइड बॉल प्लेयर राइट नाउ इंडिया का जो भी है, एंड ऑफ लेट उनका भी फॉर्म थोड़ा डिप हो रहा है. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एज अ कैप्टन तो वो लीड कर ही रहे हैं, बट एज अ बैटर ऑल्सो ही लीड करना चाहिए. प्रियांश आर्य वर्सेस नूर अहमद. भाई प्रियांश आर्य को अगर आपको निकालना है, मतलब जितना हमने अभी तक टेम्पलेट देखा है उनका आउट होने का, यूजुअली अ बॉलर बॉलिंग अक्रॉस हिज बॉडी बैकफुट को खिलाते हैं एंड वो टॉप एज लगाते हैं यूजुअली. नूर अहमद मोस्ट लाइकली ओवर द विकेट आ रहे होंगे उनके लिए, बट बॉल टर्न होकर बाहर जा रही होगी. परहैप्स अगेंस्ट द टर्न विक टॉप एज इलिसिट कर सकते हैं, बट ही हैज़ टू गेट आउट इन द पावर प्ले. भाई मतलब अगर नूर अहमद पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कर रहे, देन प्रे कि उनको पावर प्ले के बाद खेलने को मिले ही ना. तो बस प्रियांश आर्य अगर टिक जाएंगे, केकर के अगेंस्ट में उन्होंने मैच सिंगल हैंडेड निकाला था, खत्म कर सकते हैं. फिर चेन्नई के अगेंस्ट भी करा था. वेरी इंपॉर्टेंट की बैटल. डेवॉल ब्रुबस वर्सेस युजवेंद्र चहल देखना चाहता हूँ मैं. द ओनली गाय इन चेन्नई जो कि सर्टिफाइड एक अग्रेसिव बैटर मुझे लग रहे हैं इस वक्त. एंड चहल इन द मिडिल ओवर्स कितना अटेम्प्ट करते हैं उनको चेपॉक की पिच पे बहुत मजा आएगा. लास्टली आयुष मात्रे वर्सेस मार्को यानसन. ओके, ये भी मैं देखना चाहता हूँ. मार्को यानसन टॉल बॉलर है, वुडलैंड से अच्छा बाउंस जनरेट करता है. 17 साल का बच्चा है सामने. देखते हैं कैसे करते हैं. बट व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस? भाई मेरा हार्ट, मेरा सोल, मेरा दिमाग सब कुछ इस मैच के लिए सीएसके के लिए समर्पित है. मैं चाहता हूँ कि सीएसके यहाँ से विन निकाले एंड वो एंड आते आते आईपीएल में थोड़ा मसाला ऐड हो, क्योंकि आरसीबी की हमने बात करी थी कैसे उनके लास्ट के गेम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बचे नहीं है. तो मतलब मोर लेस उनका कंफर्म डी इस टाइम पे. जीटी भी मतलब मुझे लगता है भाई एक वो स्लाइट ड्रॉप इन फॉर्म आया था, वो वापस रिकवर कर जाएंगे. बाकी जो 2 स्पॉट हैं उनके लड़ाई होनी चाहिए, चाहे इसका नेक्स्ट वाला मैच जो होगा RR-MI वाला, उसमें भी लड़ाई देखने को मिले, इसमें भी सीएसके से आई वांट की निकाले. एंड चेपॉक पे इससे हेल्प भी हो सकती है. पंजाब थोड़ी सी कॉन्फिडेंस शेक भी हुआ उनका रिसेंटली. आई एम गोइंग विद चेन्नई. चेन्नई जीत रही है? आई थिंक सो, निकाल लेगी भाई. लॉजिकली तो देखो पंजाब के अलावा, बट मैं भी चेन्नई को सपोर्ट करूंगा. थोड़ा आईपीएल इंटरेस्टिंग हो, बट आई थिंक पंजाब इज वेरी स्ट्रॉन्ग. चेन्नई को जेन्युइनली एक मिराकुलस गेम खेलना पड़ेगा, वरना देयर इज नो वे कि पंजाब हार रही है. खैर कल के मैच के ऊपर चलते हैं. RR वर्सेस MI.
लास्ट सेगमेंट होगा इस पॉडकास्ट का। एंड नैरेटिव वाइज क्या बोल सकते हैं हम लोग, मतलब आरआर ने जो पुल ऑफ करा है शॉकर एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब दैट वाज अ गेम फॉर द एजेस, वंस इन अ सीजन वाली रात थी वो वैभव सूर्यवंशी के लिए एंड फॉर द होल टीम एज वेल, क्योंकि इतना कुछ आपने करके दिखाया, दिस कैन इजीली टेक योर मोरल टू द नेक्स्ट लेवल। चेज वाला इशू था वो भी आपने चेज भी करके दिखाया। एट द सेम टाइम एक डाउट ये भी रहेगा कि अगर आप वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दो वहाँ पर, तो जायसवाल तो वैसे भी चल ही रहते हैं, और कौन चल रहा है? तो क्या आप एक इंडिविजुअल बिलियंस के ऊपर जीते हुए गेम, क्योंकि आपने फिर भी 200 से प्लस कंसीड करे थे वहाँ पर, और अगर MI 200 से प्लस बना देती है तो कभी वो चेज होने देती नहीं है। गुजरात ने तो फिर भी चेज होने दिया। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यार चलो बहुत बड़ा मोरल बूस्टर एक है, लेकिन जमीन पर रहना जरूरी है। बिकॉज ऑन द अदर हैंड मुंबई जो 5 से 5 जीती है, दैट इज sheer dominance and everyone is stepping up. मतलब आई होप कि कोई बार आरआर फैन इतना ज़्यादा डिल्यूजनल ना हो कि वो सोचे कि इस गेम में जाते हुए वो अंडरडॉग्स नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडरडॉग्स हैं। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्नॉलेज कि लास्ट मैच हाँ आप इंडिविजुअल बिलियंस की वजह से ही जीते थे भाई। इट्स नॉट लाइक कि आपने बाकी प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा तीर उखाड़ लिए थे। जायसवाल पहले से भी चल रहे थे, रियान पर आपका ज़्यादा रोल बचा नहीं था नीचे आके, उसमें भी नीतीश राणा आउट हो गए थे और आपको लगा था भाई जोरेल हेटमायर ना आ जाए। तो आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ही जीते थे। एट द सेम टाइम MI को मतलब दे वुड फैंसी प्लेइंग आरआर ऑन एनी गिवन डे राइट नाउ, तो जैसा फॉर्म चल रहा है, बट वो ऐसी विन के बाद नहीं खेलना चाहते होंगे अगर उनके पास ऑप्शन होता तो एक तरीके से ये आरआर के लिए बेटर चीज़ भी है। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें, 30 मैचेस इन्होंने आपस में खेले हैं, 14 बार राजस्थान जीती, 15 बार मुंबई, एक नो रिजल्ट है, तो काफी क्लोज रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 में से 3 बार आरआर जीती है। लास्ट ईयर डबल पीट किया था आरआर ने, तो रीसेंट रिकॉर्ड आरआर का काफी स्ट्रॉन्ग है मुंबई के अगेंस्ट। हालांकि इस साल नैरेटिव्स और एक्चुअल टीम में बहुत फर्क है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना ज्यादा वैलिड इसमें होल्ड करेगा नहीं मेरे हिसाब से। टॉस की बातें करते हैं, आई थिंक टॉस जीत के चेस करना ही बेटर डिसीजन है अगर ड्यू पड़ रही है, जैसे लास्ट मैच में पड़ी थी साहिमान सिंह में, चेस करना चाहिए। तो आई थिंक चेजिंग में इतना इशू नहीं होना चाहिए। मुंबई अगर पहले बैटिंग करती भी है, इफ दे मैनेज टू स्कोर मोर देन 200, हिस्टोरिकली उन्होंने 18 सालों में आज तक कभी भी चेज नहीं होने दिया। So should not be much of a concern. I think the toss is more important for Rajasthan Royals. मुंबई के लिए अगर ये नहीं भी हार भी आते हैं टॉस, तो it's not a bad toss to lose. For sure. Playing 11 में I think Rajasthan Royals के लिए मैं एक दो चीज़ें कहूँगा। कई लोग देश पांडे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन I still believe युद्धवीर की जगह उनको खेलना चाहिए। That's my personal opinion. और अगर आपने कसम खा रखी कि आपको 5 बॉलर ही चाहिए, तो शायद आप आकाश मधवाल को भी ट्राई कर सकते हो। अगर देश पांडे युद्धवीर दोनों को ट्राई नहीं करना तो आइडियली आई वुड से कि शुभम की जगह पे आकाश मधवाल को लेके आओ, और युद्धवीर की जगह पे वन ऑफ कुमार कार्तिकेय या फिर देश पांडे आप लेके आओ। यू नीड 6 बॉलिंग ऑप्शंस। ये मुंबई की टीम तो भाई मिडिल ओवर्स में वैसे ही तोड़ के रख देती है। स्काई और रोहित शर्मा साथ में खेल रहे होंगे मोस्ट लाइकली, रिकल्टन भी चलने लग गए, वहाँ पे हार्दिक पांड्या भी नीचे हथौड़ा लेके बैठते हैं। बीच में तिलक वर्मा है जो कि पिछले 3-4 मैच से बैटिंग ही इतनी नहीं आ रही उनकी, वरना वही बड़े अच्छे फॉर्म में थे। कोई एक बंदे की भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है इनके पास। आई थिंक पॉइंट वही है कि हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो, बट आई थिंक वी ऑल काइंड ऑफ नो की चीज़ नहीं होने वाली अल्टीमेटली। मुंबई के लिए मैं कहूँगा कि कॉबिन बॉक्स की जगह पे अब सैंडर वापस फिट हो गए, तो और उन्होंने अच्छा करके दिखाया था, बट इस पिच पे थोड़ा परचेज है स्पिनर्स के लिए। प्लस मतलब यू नो कि गोइंग फॉरवर्ड सैंडर इज गोइंग टू बी दैट गाय, अगर आप प्लेऑफ्स में जाते हो तो भी, तो यू वुड वांट टू गिव हिम टाइम। हाँ, मतलब क्यों आपको विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई के लिए तो कुछ और कहने की सब सेट है भाई इस टाइम पे। मुंबई की टीम सबसे ज़्यादा कम प्रॉब्लम शायद मुंबई की टीम में ही है इस टाइम पे। उन्हें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कौन कब आएगा कहाँ पे आएगा, क्योंकि विल जैक्स मतलब चलो बैटिंग में नहीं चल रहे तो बॉलिंग में चल जा रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स अपना रोल सही से निभा ही रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट। सबसे बड़ी बात ही ये लिटरली हर कोई स्टेप अप कर रहा है। जो इनने कोर रिटेन भी करा था, वो 5 प्लेयर इस टाइम पे जो है कोई ना कोई मैच जिता के लाए। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। या एक्चुअली मैं वन ऑफ दोस रेयर टीम्स है जिसपे हर एक बंदे ने स्टेप अप करके दिखाया है। हर टीम के लिए आप नहीं कह सकती। मुंबई की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। की बैटर्स की बात करूँ, रोहित शर्मा वर्सेस जोफ्रा आर्चर गोज विदाउट सेइंग। आर्चर की जो स्ट्रेंथ रही है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ से आप बाउंस जनरेट कर रहे हो, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो रोहित शर्मा की है। हाँ, ऑल्दो रोहित शर्मा अभी लास्ट मैच में थोड़ा सा उनका ग्राफ नीचे गया था, देखते क्या पता वापस ऊपर आ जाए। टच खराब नहीं लग रहा। हाँ, या वो बात है। एक होता ना कि क्लियरली बंदा, जैसे डुप्लेसी का हमने कहा था कि ऑफ नाइट दिख रही थी क्लियरली, वो कभी कभी बहुत रेयरली कोहली का भी होता है कि हालांकि कोहली की ग्रेटनेस उसमें है कि वो रन बना फिर भी बना देते हैं। रोहित शर्मा का रन तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितना खेलूंगा ना बेटा ऐसा लगेगा मेरे से बेहतर कोई बैटर नहीं है। वो एकदम उल्टा है कोहली के साथ। तो खैर आई थिंक ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्काई वर्सेस हसरंगा वंस अगेन। हसरंगा ने जो बॉल के ऊपर पेस हटाकर बॉलिंग करी है मिड 80s के रेंज में, मिडिल ओवर्स में बहुत
क्रिटिकल बॉलर रहे आरआर के लिए वो एक्चुअली में, अगर आप देखोगे तो स्काई का तोड़ उनके पास ये है कि वो स्वीप मारते रहते हैं। या वो हसरंगा उसके अगेंस्ट कैसे टैकल करेंगे वो देखना पड़ेगा। स्काई ने जैसे डिमोलिश करा इन द पास्ट फ्यू गेम्स अगेंस्ट स्पिनर स्पेसिफिकली, भाई वो नेक्स्ट लेवल देखने को रहा है। एंड स्काई मतलब आर्ग्यूबली हैज बीन द मैन ऑफ द मैच इन क्वाइट अ फ्यू मैचेस नाउ। उनको मिला नहीं है बट वो रहे हैं, वैसे टाइप का इम्पैक्ट उनका रहा है। तो लेट्स सी कि अब वो क्या हासरंगा को तोड़ पाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोथ आरआर के लिए एंड एमआई के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट उसकी बात करता हूँ पॉइंट की, जायसवाल वर्सेस दीपक चहर। दीपक चहर का मैं नाम स्पेसिफिकली इससे ले रहा हूँ बिकॉज दीपक चहर हैज़ बीन बॉलिंग क्लोज टू 3 overs इन द पावर प्ले। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर उनको ही मिलता है। एंड जायसवाल द वे ही हैज़ बीन प्लेइंग, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है। 50% ऑफ द बैटिंग ऑफ आरआर एक्चुअली रिलाइज ऑन जायसवाल। हाँ, डेटा भी बैक करेगा इस चीज़ को। तो दीपक चहर अमंगस्ट ऑल दोज बॉलर्स, बोल्ट बुमराह, आई वुड पिक दीपक चहर कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बॉलिंग करने वाले जायसवाल के लिए, प्लस लोग ये भी सोचेंगे कि ही इज़ द इजीएस्ट टारगेट आउट देयर। अगर आप बोल्ट बुमराह को सामने खड़ा कर दो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पर। ये बैटल में बोलने नहीं बात है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, वैभव वर्सेस बुमराह। हाँ भाई, मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का। अब पॉइंट वही है कि क्या बुमराह को वो कराएंगे पावर प्ले में बॉलिंग, क्योंकि कभी 1-2 मैच में हमने देखा है कि उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई पावर प्ले में, क्योंकि स्मार्ट रहते हैं हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा, पूरा डोमिनेशन टॉप ऑर्डर पे। हाँ, तो हमें देखने को मिलेगा। एंड होपफुली वैभव सूर्यवंशी टिकते हैं विकेट पे जब बुमराह आएंगे। उनका जो मैचअप होगा, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर। एंड ये जस्ट मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीज़ आई थी कि भाई ईशांत शर्मा को जो 28 रन मारे, एक ओवर में 28 रन खा रहे ईशांत शर्मा जैसे बॉलर, उनके दिमाग में तो लगातार पूरे टाइम यही होना कि अगर इस बच्चे से मैं रन खा गया तो भाई बुमराह को प्रेशर नहीं मेरे ख्याल से। वो क्या बात कर रहे हो भाई, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, जहां उनको थोड़ा सा मार पड़ती है बुमराह गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। जहां करुण नायर ने थोड़ा मारना स्टार्ट करा, वहां पे बुमराह थोड़ा हो गए थे। ये हमने ऑफ लेट देखना शुरू करा है हल्का। ऑल्दो बुमराह वही है कि अब वो 4 विकेट लेके आ रहे हैं। अभी उनका स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल रहा था, एकदम एग्जैक्ट वो इम्पैक्ट नहीं मार पाए थे। सारे जो मैच विनर खिलाड़ी होते हैं ये चाहते कि भाई गेम्स आते रहे, इनकी वजह से ये लोग जीतते रहे, तो वो तब नहीं आया था। अब आ चुका है, 4 विकेट ली थी लास्ट मैच में, मैन ऑफ द मैच थे वो, तो अब शायद वो प्रेशर नहीं होगा। बट स्टिल आई थिंक भाई अगर एक 14 साल का बच्चा बुमराह पे कर पाता भाई मैं तो अभी भी डिसबिलीफ में हूँ। 14 साल की उम्र में मैं सोच भी नहीं सकता था भाई कि मैं और बुमराह को कर दिया तो वो अलग लेवल। बुमराह की तुम स्पीड 130 km/h पे रोक भी दो तो भी जस्ट फॉर द एक्शन एंड द वो जो बाउंस प्रोड्यूस करता है उनका एक्शन बिकॉज ऑफ द रिस्ट, वो बड़ी ऑकवर्ड है भाई खेलना 14 साल की उम्र में यार। अगर स्पीड का तो डर हटा ही दो, मैं कह रहा हूँ तुम 150 की जगह 130 km/h 130 km/h खेल लेते हैं, बट उस एज में उस बॉल को खेलना, इट्स वहीं पे वो स्लोर फेंक देंगे एक यॉर्कर, क्या करोगे तुम भाई? या टो क्रशर्स डाल देते हैं कभी, क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम? तो इट्स क्रेजी। खैर प्रेडिक्शन की कल बातें करें, क्या लग रहा है इसमें भाई? अब मेरा ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि राजस्थान के पास बेस्ट पॉसिबल मौका इस टाइम पे है कि वो मुंबई के अगेंस्ट विन निकाल सके, क्योंकि इतने ज़्यादा तगड़े विन से वो आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मुंबई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, कहते 5 में से 5 जीते हैं वो अभी, पर कभी ना कभी तो एक वो दिन आएगा 5 में से 5, 6 में से 6, तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि अब वो यहाँ से अनबीटन रन निकालने वाले हैं पूरा, तो वो कभी ना कभी लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होना है। एंड आई होप मुंबई का इस मैच में हिट होता है, बट स्टिल गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बोथ द टीम्स, आप कैसे कह सकते हो कि एमआई नहीं जीतेगी ये मैच? तो मेरे हिसाब से एमआई जीत रही है। एंड आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर ये थोड़ा वन साइडेड मैच जीते। आई एम बी प्रेइंग कि राजस्थान रॉयल्स मैच जीते और आईपीएल को और इंटरेस्टिंग बनाए, बट आई थिंक मुंबई इज टू स्ट्रांग राइट नाउ। एनी लॉजिकल पर्सन वुड विद द सेम माइंड बिलीव दैट। बाकी निकाल दे यार एक सरप्राइज, तो भाई हम भी यहाँ पे बैठे हैं खुशी के लिए। बट आई थिंक ऑन दैट होपफुल नोट आज का एपिसोड भी बंद करते हैं। होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ पॉडकास्ट को लाइक करिए, और लाइव भी हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। आई थिंक कल ट्राई करेंगे आने का लाइव दोबारा। तो लाइव स्ट्रीम्स पर भी जुड़िए, मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर करिए हमारी। और एनी लास्ट थॉट्स? मिलते हैं भाई, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में।